इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन्होंने सीबी एनआईएसएम इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए रजिस्टर किया है, जो 50 मार्क्स का होने वाला है, जिसके ऊपर मैंने पिछला वीडियो भी बनाया था कि उसमें आप एनरोल कैसे कर सकते हो। ये एग्जाम फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, ठीक है। इसमें आपको 1 रुपए भी भरना नहीं है। मैं जो मॉक टेस्ट लाया हूँ, ये एग्जैक्ट सेम 50 क्वेश्चंस मुझे एग्जाम में मिले थे, जिसमें मुझे 49 आउट ऑफ 50 मार्क्स आए थे, ठीक है। सो सेम क्वेश्चंस का आप एक तरीके से प्रैक्टिस कर पाओगे कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। एंड आप पीडीएफ पढ़ सकते हो, ई बुक पढ़ सकते हो इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। लेकिन अगर आपको पीडीएफ या ये सब ई बुक नहीं पढ़ना है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा एनएसएम 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम का, जिसमें 12 वीडियोस है। अगर आप उसको जल्दी जल्दी 2x स्पीड पे जल्दी जल्दी देख लेते हैं, तो आपका मोस्टली सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा एंड आप ये एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एनआईएसएम 5A का म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम भी इजीली पास कर सकते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि पहले वो देख लीजिए, फिर ये मॉक टेस्ट भी आप देख लीजिए, या फिर आपको जैसा मन करे पहले मॉक टेस्ट देखना है या बाद में वो वीडियोस देखने हैं। और बिना पढ़े मत जाइएगा प्लीज एग्जाम के लिए गाइस। ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, काफी अच्छे मैंने एमसीक्यूज दिखाए हुए हैं जो भी मुझे आए थे एग्जाम में, एंड मैंने कैसे स्कोर किया उसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिया है कि ट्रिक्स एंड टिप्स कैसे आप मॉक टेस्ट या एमसीक्यूज जब आते हैं एग्जाम में, तो उसको कैसे टैकल किया जाए अगर कोई क्वेश्चन का आपको आंसर समझ में नहीं आ रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर विच ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज यू गेट नो मनी ऑन मैच्योरिटी। एक क्वेश्चन ये बोलना चाहता है कि अगर आप कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं इनमें से, तो इसमें से ऐसा कौन सा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें मैच्योरिटी होने के बाद कोई भी पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो ये चारों ऑप्शंस जो हैं उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। और एग्जाम में क्या करना होता है आपको, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है और आंसर आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो ऑलवेज एलिमिनेट बाय नोइंग द रीजंस, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड इज अ वेरी गुड मेथड व्हाइल डूइंग एमसीक्यूज। तो सबसे पहले एक एक क्वेश्चन, एक एक ऑप्शन को हम एलिमिनेट करेंगे। चलिए पहला डिस्कस करते हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। अब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में क्या होता है कि जो भी आप प्रीमियम भरते हैं ये प्लान लेते वक्त, उसका ना आधा हिस्सा आपके लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए चला जाता है, और आधा हिस्सा जो है वो इक्विटी या डेट जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा उसमें इन्वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप जब वो मेच्योरिटी होता है तो आपको ऑब्वियसली लाइफ इंश्योरेंस का पैसा और जो भी इक्विटी में इन्वेस्टेड है वो सब आपको मिल जाएगा, और अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली मेंबर्स को मिल जाएगा, राइट। तो इस केस में तो पैसा मिल रहा है मेच्योरिटी पे। ऑप्शन बी, एंडाउमेंट इंश्योरेंस प्लान, ये एक बहुत ही पॉपुलर प्लान है जिसको आप एलआईसी लिया कि नहीं, एलआईसी लिया कि नहीं उसके नाम से जानते हैं, राइट। एंडाउमेंट इंश्योरेंस प्लान में क्या होता है, ये कंप्लीट लाइफ इंश्योरेंस प्लान होता है जिसका प्रीमियम बहुत हाई होता है, ठीक है। 20 से 30 35 हजार रुपए ऐसा प्रीमियम होता है इसका। एंड जब आप उसको पे करते हो और फिर अगर 60 ईयर्स के अंदर आपको कभी भी आपका मतलब भगवान ना करे लेकिन कभी किसी का डेथ हो जाता है इस केस में, तो उसकी फैमिली मेंबर्स को वो पैसा मिल जाता है लाइफ इंश्योरेंस का। और अगर कुछ नहीं हुआ तो 60 ईयर्स के बाद उस इंसान को उसका पैसा वापस मिल जाएगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, ठीक है। कुछ फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं होता, ये मार्केट में इन्वेस्ट होता है तो उसके हिसाब से जो मेजरली देखा गया है 6 to 8% के इंटरेस्ट को मिलाकर मिल जाता है, ठीक है। फिर ऑप्शन डी पे आते हैं, मनी बैक प्लान। मनी बैक नाम से ही पता चलता है कि इसमें पैसे वापस आने वाले हैं, राइट। तो ये भी एक एंडाउमेंट प्लान जैसा इंश्योरेंस प्लान होता है, बस इसमें फर्क ये होता है कि अगर आपको कुछ हो गया 60 ईयर्स के अंदर तो आपकी फैमिली को पैसा मिल जाएगा, और अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो आपको है ना पार्ट पेमेंट मिलेगा, जैसे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट मिलता है ना वैसे मिलेगा। इंस्टॉलमेंट प्लान में क्या होता है, एक ही साथ 60 ईयर्स के बाद पैसा मिल जाएगा। मनी बैक में हर महीने मिलेगा, समझ लीजिए। और ऑप्शन सी, टर्म इंश्योरेंस प्लान। टर्म इंश्योरेंस प्लान है ना एंडाउमेंट प्लान का एकदम समझ लीजिए कॉपी जैसा ही है, बट इसमें फर्क क्या है कि इसमें जो प्रीमियम है वो बहुत कम होता है। अब रीजन क्या है प्रीमियम कम होने का, इसमें क्या होता है कि आपको है ना अगर कुछ हो गया तो आपकी फैमिली मेंबर्स को पैसा मिल जाएगा इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस का। और अगर आपको कुछ नहीं हुआ और 60 ईयर्स के बाद भी आप जिंदा हैं तो आपको कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप बोलेंगे कि फिर तो एंडाउमेंट इंश्योरेंस प्लान अच्छा है या मनी बैक प्लान अच्छा है एज कम्पेयर टू टर्म इंश्योरेंस प्लान, तो नहीं गाइज ऐसा नहीं होता है। एंडाउमेंट प्लान का प्रीमियम जो है वो 20-30 हजार रुपए होते हैं, और वही टर्म इंश्योरेंस 1-1 करोड़ का अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो तो उसका प्लान, उसका जो प्रीमियम होता है 5 से 7 हजार रुपए होते हैं। तो देखिए 13 से 15 हजार 20 हजार का फर्क होता है इन दोनों प्लान में। तो आप क्या कर सकते हैं, वो जो डिफरेंस अमाउंट है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी नॉलेज से एफडी में या स्टॉक मार्केट के इंडेक्स फंड में, जिससे क्या होगा 60 ईयर्स तक अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को पैसा मिल ही जाएगा टर्म इंश्योरेंस में, और नहीं हुआ तो आपने जो ये डिफरेंस अमाउंट जो आप एंडाउमेंट और टर्म इंश्योरेंस का था उससे ज्यादा रिटर्न्स आप कमा पाओगे स्टॉक मार्केट के इक्विटी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके, ठीक है। सो राइट आंसर कौन सा हुआ जिसमें हमें पैसा नहीं मिल रहा है मेच्योरिटी पे, वो है टर्म इंश्योरेंस प्लान। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज एसआईपी स्टैंड फॉर इन रिलेशन टू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। एसआईपी का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है सिंगल इन्वेस्टमेंट प्लान। ऑप्शन बी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन सी सिंपल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। ऑप्शन डी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान।
सो गाइज मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही होता है, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर विच इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को मैं एक अच्छे तरीके से समझाता हूँ आपको। जैसे समझिए, आपको जब सुबह सुबह चाय या कॉफी जो भी पीते हो आप, तो आप क्या करते हो, उसको सिप कर करके थोड़ा थोड़ा करके पीते हो, राइट? एक सिप लेते हो, फिर दूसरा सिप लेते हो, राइट? वैसे ही म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हो, तो एक छोटे छोटे अमाउंट में आप इन्वेस्ट करते हो, राइट, हर महीने। इसी वजह से उसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में समझे तो सिप, जैसे चाय को सिप में पीते हो, वैसे ही एसआईपी में आप इन्वेस्ट करते हो, सिप में इन्वेस्ट करते हो। एंड उसका फुल फॉर्म जो है वो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपने एक सिस्टम बना लिया है कि आप हर महीने इस डेट को इन्वेस्ट करोगे, आपके अकाउंट से इतना पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है? उसकी इसीलिए उसका नाम पड़ा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आई होप ये आपको समझ में आया हो। Question number 3. You received an email informing that you won a lottery of rupees 1 crore. To receive this lottery amount, the mailer asked you to send details like your name, address, bank account number, net banking ID, net banking password. What is this type of email called? तो चार ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं। जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं उनको हिंदी में समझा देता हूँ। आपको एक ईमेल रिसीव होता है ये बताते हुए कि आप 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है, लेकिन वो मेल में लिखा हुआ है कि अगर आपको ये लॉटरी चाहिए, लॉटरी की अमाउंट चाहिए, तो आपको इतनी चीजें भेजनी पड़ेंगी इस मेल पे रिप्लाई करके। आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका जो नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग जो होता है उसकी आईडी और उसका पासवर्ड। तो ये जो ईमेल आया है, इस ईमेल की टाइप को क्या बोला जाता है? तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मिस सेलिंग, ऑप्शन बी मार्केटिंग, ऑप्शन सी फिशिंग, ऑप्शन डी मास मार्केटिंग। तो एक एक करके समझते हैं और एलिमिनेट करते हैं जो ऑप्शन नहीं हो सकते। मिस सेलिंग, मिस सेलिंग का मतलब क्या होता है गाइस? नाम से ही पता चलता है कि आपको है ना, कोई चीज है ना सेल की जा रही है, लेकिन उसके बारे में आपको सारी चीजें उसकी बताई नहीं जा रही है। समझिए, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी बेचा जा रहा है और बताया नहीं जा रहा है कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर है ना केस चल रहा है या कोई प्रॉब्लम्स है, राइट? तो ये एक मिस सेलिंग हो गई ना आपके लिए, जिसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, राइट? तो ये वाला ऑप्शन तो इसके साथ कतई मैच नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी मार्केटिंग। मार्केटिंग में आपके साथ कोई फ्रॉड वाला चीज नहीं होता है, राइट? मार्केटिंग में क्या होता है कि कोई भी एक प्रोडक्ट या सर्विस है जो कंपनी देना चाहती है, उसको वो मार्केट कर रही है अलग अलग तरीकों से, क्रिएटिव चीजों से। तो उसमें भी इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी मास मार्केटिंग। मास मार्केटिंग में क्या होता है? एग्जैक्टली मार्केटिंग जैसा होता है, लेकिन है ना बहुत ही बड़े लेवल पे उसको मार्केटिंग किया जाता है, राइट? इसको बोलते हैं मास मार्केटिंग। एक एक ही बार में बहुत लोगों को टारगेट किया जा रहा है, मतलब बहुत सारे बोलते हैं ना एज ग्रुप्स को, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी कंट्रीज के लोगों को एक साथ जब मार्केट किया जाता है उसको मास मार्केटिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आईफोन, आईफोन का जब कोई नया फोन आता है तो उसको मास मार्केटिंग किया जाता है, राइट? सबको बताया जाता है पूरे वर्ल्ड को। तो ऑप्शन सी क्या है फिर? फिशिंग क्या है? फिशिंग ये एक ऐसी चीज होती है जिसमें आपको आपके है ना पर्सनल डिटेल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको पूछे जाते हैं, ताकि आपका जो अकाउंट है या आपका जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको हैक किया जा सके, उसका मिसयूज किया जा सके वो इन्फॉर्मेशन लेके। दैट इज द रीजन ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हियर, क्योंकि यहाँ पर आपका बैंक नेम, नेट बैंकिंग आईडी, पासवर्ड लेके आपको स्कैम किया जा रहा है 1 करोड़ की लॉटरी के लालच में, ठीक है? तो कभी भी ऐसे लालच में मत पड़िएगा। आरबीआई इसके बारे में आपको काफी एजुकेट करने की कोशिश करता है ऑन सोशल मीडिया, टीवी, ठीक है, यूट्यूब, तो उसका ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेबी? सेबी जो है हमारी रेगुलेटरी बॉडी कैपिटल मार्केट की, उसका क्या फंक्शन नहीं है? तो सबसे पहला ऑप्शन है प्रोटेक्टिव, ऑप्शन बी है रेगुलेटरी, ऑप्शन सी है इंश्योरिंग अप मूवमेंट ऑफ स्टॉक्स, स्टॉक प्राइसेस, ऑप्शन डी है डेवलपमेंटल। ठीक है, अब इसमें ना काफी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा ना इजी करके समझाता हूँ और एलिमिनेट करते जाते हैं ऑप्शन जो नहीं हो सकता है। क्या सेबी प्रोटेक्ट करती है इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स को? ऑब्वियसली उसका काम है कि जितने भी इन्वेस्टर्स है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि कोई स्कैम ना हो इन्वेस्टर्स के साथ, क्योंकि वो बहुत भरोसे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना स्टॉक मार्केट में या कैपिटल मार्केट में, ठीक है? तो प्रोटेक्ट करना उसका काम है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर रेगुलेटरी, ऑब्वियसली सेबी का काम है रेगुलेट करना सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज को, स्टॉक मार्केट को प्रॉपरली, ताकि कोई भी आपके साथ स्कैम ना कर सके, इसीलिए रेगुलेशन का काम उसका है। ऑप्शन डी है डेवलपमेंटल। क्या आपको नहीं लगता सेबी का काम सिर्फ रेगुलेट करना और प्रोटेक्ट करना ही नहीं है, उसके साथ उसका ये भी काम है कि वो स्टॉक मार्केट को और ज्यादा प्रमोट करे लोगों तक, उसके बेनिफिट्स बताए, उसको डेवलप करे, उनके सिस्टम्स को डेवलप करे, ठीक है, ताकि बेटर सर्विसेज वो प्रोवाइड कर सके अपने इन्वेस्टर्स को, और बोलते हैं ना टाइम के साथ अच्छा सर्विस और टेक्नोलॉजी के साथ यूज करके अच्छी तरीके से फास्ट सर्विस प्रोवाइड कर सके, राइट? तो ये भी उसका काम है। तो आपको नहीं लगता कि ये वाला काम ऑब्वियसली उसका नहीं है, मूवमेंट ऑफ स्टॉक प्राइसेस को ये करना, क्या बोलते हैं, मैनिपुलेट करना? जैसे सेबी का बिल्कुल भी काम नहीं होता है कि स्टॉक मार्केट में जो भी आप प्राइसेस देखते हो निफ्टी के
या बैंक निफ्टी के या सेंसेक्स के या जितने भी स्टॉक्स है मार्केट में 5500 प्लस कंपनीज जो है उनके स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट करने का काम बिल्कुल भी सेबी का नहीं होता है, वो मार्केट का होता है। मार्केट कौन है? हम और आप जैसे लोग जिनकी अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होती है कंपनीज को लेकर, इसी वजह से हम बाय और सेल करते हैं या होल्ड करते हैं अपने बेसिस पे, जिस वजह से मार्केट के प्राइस मूवमेंट्स होते हैं, राइट। इसमें स्टॉक मार्केट कुछ भी नहीं है करता, मतलब एनएससी बीएससी या सेबी कुछ भी नहीं करता है मैनिपुलेशन। ओके, सो आई होप आपको करेक्ट आंसर मिल गया हो, विच इज ऑप्शन सी। Question number fifth. If you know the time horizon of for investment, how do you know at what approximate interest rate per annum would you double your money? ठीक है। सो गाइज एक ना बहुत ही बोलते हैं ना नोन कॉन्सेप्ट है, अगर आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में मालूम है, रूल ऑफ 72 के रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 हमें क्या बताता है पता है आपको गाइज, कि कितने सालों में एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे हमारा पैसा डबल हो सकता है। ठीक है, तो समझिए ये जो पहला आप फॉर्मूला देख पा रहे हैं, ये फॉर्मूला आपको बताता है कि कितने सालों में, नंबर्स ऑफ ईयर इन्वेस्टेड, कितने सालों में आपका पैसा डबल हो जाएगा एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे, अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप एफडी में ना एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट 10% पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ गाइस, ठीक है, उसको ये मत बोलिए कि एफडी का इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा नहीं होता, बस एग्जांपल दे रहा हूँ। 10% इंटरेस्ट पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कितने सालों में आपका पैसा डबल हो जाता है। तो समझिए आपने ना 1000 रुपए इन्वेस्ट किया और 10% एनुअल इन्वेस्टमेंट रेट आपका है, ठीक है, तो 72 डिवाइडेड बाई 10%, ठीक है, तो जो कि 7.2 आता है, तो 7.2 ईयर्स में आपका पैसा डबल हो जाता है। अगर आप इसको अभी कैलकुलेट करने बैठोगे तो आपको क्लियरली 7.2 ईयर्स में आपका पैसा 1000 रुपए जो 2000 रुपए होते हुए दिख जाएगा, और बड़े अमाउंट के साथ करेंगे तो वो भी डबल होते हुए दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया गया पता है आपको, ये वाला आंसर नहीं पूछा गया कि कितने सालों में डबल हो जाएगा, उसने आपको घुमा के क्या पूछ दिया मालूम है, अगर आपको पता हो कि आप कितने नंबर ऑफ ईयर्स आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कितना इंटरेस्ट रेट में आपका पैसा डबल हो जाएगा ये पता लगाना है। तो आपको क्या करने वाला है, ये वाला फॉर्मूला का यूज करना है, बहुत इजी फॉर्मूला है। इसमें क्या किया गया है, इन्वेस्टमेंट रेट जो है उसको इधर ले लिया गया है, आपने स्कूल में सीखा होगा, और नंबर ऑफ इयर्स इन्वेस्टेड को नीचे ले गया गया है। एक तरीके से ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसा होता है ना, ये वाला उधर चला गया और वो वाला नीचे आ गया, राइट। तो ये फॉर्मूला क्या बता रहा है हमें, इन्वेस्टमेंट रेट इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स इन्वेस्टेड। तो आप इसमें से चारों फॉर्मूला में से आपको पता लगाना है कि कौन सा राइट आंसर है। राइट गाइस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जिसमें क्या दिखा रहा है 72 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। के बारे में अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में जानना है तो फ्यूचर में हम जब पर्सनल फाइनेंस के ऊपर वीडियोस लाएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन अगर आपको अभी क्यूरियोसिटी हो रही है इसको जानने में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, कुछ ना कुछ वीडियोस आपको जरूर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, नॉट इंडल्जिंग इन एडवेंचर स्पोर्ट कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। ऑप्शन ए रिस्क अवॉइडेंस, ऑप्शन बी रिस्क रिटेंशन, ऑप्शन सी रिस्क रिडक्शन, ऑप्शन डी ट्रांसफर, रिस्क ट्रांसफर, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रिस्क अवॉइडेंस। चलिए इस क्वेश्चन का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। नॉट इंडल्जिंग इन एडवेंचर स्पोर्ट मतलब आप है ना कोई एडवेंचर वाला स्पोर्ट है जिसमें आप है ना इंडल्ज मत नहीं कर रहे हैं, मतलब आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, रिस्क अवॉइडेंस का, रिस्क रिटेंशन का, रिस्क रिडक्शन का, रिस्क ट्रांसफर का। इसमें भी एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड अगर आपको डायरेक्ट आंसर नहीं समझ में आ रहा है। रिस्क रिटेंशन, रिस्क रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि आपको पता है इस चीज में रिस्क है, आप उसमें पार्टिसिपेट भी करते हो, ठीक है, और फिर वेट करते हो, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, रिस्क मतलब कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसे डील कर लेंगे, उसको बोलते हैं रिस्क रिटेंशन। जैसे आपको पता होता है कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिस्क है, राइट, स्टिल आप इन्वेस्ट करते हो ना, और फिर देखते हो कि कुछ हुआ तो देख लेंगे, नहीं हुआ तो अच्छी बात है, राइट, इसको बोलते हैं रिस्क रिटेंशन। तो ये तो है नहीं। रिस्क रिडक्शन, रिस्क रिडक्शन में क्या होता है कि आप है ना पहले से ही तैयारी करके जाते हो कि भाई मेरे को अगर कुछ भी होता है तो मैं उसके लिए है ना, हो सकता है इसके लिए मैं ये चीज करके जाऊं वो चीज करके, जैसे आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो, तो क्रिकेट खेलने जाते हो तो अगर आप सीजन बॉल से खेलने जा रहे हो जो लिटरली मैचेस में यूज होते हैं, तो आप क्या करोगे, हेलमेट पहन के जाओगे, पैड्स लगा के जाओगे, एब्डोमेन गार्ड लगा के जाओगे, थाई पैड्स लगा के जाओगे, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे इक्विपमेंट्स लगा के जाओगे जिससे आपको है ना रिस्क ऑफ इंजरी कम हो जाए, राइट। राइट, वैसे ही आप जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो आप सारा का सारा पैसा ना लगा के आप क्या करोगे, उसमें डाइवर्सिफिकेशन कर दोगे, अलग अलग चीजों में, गोल्ड में भी लगा दोगे, डेट फंड में भी लगा दोगे, म्यूचुअल फंड में भी लगा दोगे, मतलब इक्विटी फंड में भी लगा दो, ऐसे करके आप अपना पैसा डिवाइड कर लोगे हर जगह से, ताकि रिस्क रिड्यूस हो जाए आपके पैसा लॉस होने का, राइट, इसको बोलते हैं रिस्क रिडक्शन। फिर रिस्क ट्रांसफर, रिस्क ट्रांसफर में क्या होता है, आप है ना समझो जैसे आप कोई एथलीट है, एथलीट का है ना लाइक लेग्स, लेग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे भी एक मैराथन भाग रहा है उसके लिए लेग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो वो क्या करेगा अपने है ना ट्रांस रिस्क को है ना वो क्या करेगा किसी को ट्रांसफर कर देगा, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी, तो एक ना वो अपने पैरों के लिए अलग से एक इंश्योरेंस ले लेगा, कि अगर कल जाके उसके पैरों को कुछ भी होता है, इंजरी या कोई बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसा पे करेगी, जिसके लिए प्रीमियम बहुत हाई होता है, लेकिन रिस्क ट्रांसफर किया जा सकता है। तो आपने सोचा, अगर आपको नहीं मालूम होगा तो ऐसा इंश्योरेंसेस आते हैं गाइस,
जैसे कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं जो अपने नाक का कोई अपने गले का, कोई अपने बट का, ये सब चीजों का इंश्योरेंस कराते हैं, क्योंकि उनका वो पार्ट की वजह से उनका सबसे ज्यादा धंधा चल रहा है। किसी गायक का उनके गले की वजह से, उनकी आवाज की वजह से उनका सबसे ज्यादा बिजनेस चल रहा है, तो वो अपने उस चीज का, गले का इंश्योरेंस कराते हैं। किसी का बॉडी शेप की वजह से चल रहा है तो अपने बट का इंश्योरेंस कराते हैं। अरे हैं ऐसे बहुत सारे नाम हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट अब अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब रिस्क अवॉइडेंस, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, उसका मतलब क्या है कि आप है ना उस रिस्क की वजह से, आपको पता है कि इस स्पोर्ट में अगर मैं इंडल्ज करूंगा, इसमें पार्टिसिपेट करूंगा, तो मुझे पक्का इंजरी हो सकती है या कोई लाइफ लॉस, लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करूंगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अवॉइड करना, राइट। इसी वजह से रिस्क अवॉइडेंस इज द राइट आंसर। गाइस आप सोचते होंगे कि इतना बेसिक चीजें मैं क्यों समझाता हूँ, तो गाइस कुछ लोग होते हैं जिनको है ना बहुत बेसिक लेवल पे इंफॉर्मेशन चाहिए होती है अगर वो न्यू होते हैं फाइनेंस मार्केट में, तो इसी वजह से मैं बेसिक समझाता हूँ। अगर आपको ऑलरेडी ये सब चीजें आती हैं तो आप थोड़ा सा फॉरवर्ड करके, फास्ट फॉरवर्ड करके भी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 7, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ अकाउंट्स आर ओपन फॉर मिनिमम ऑफ डैश ईयर्स, ठीक है। तो गाइस 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये आपको है ना लाइक रट्टा ही मारना पड़ेगा, बिकॉज इसमें कोई मैं तरीका नहीं समझा सकता आपको कि ये क्यों आंसर है, वो क्यों आंसर नहीं है। जो पीपीएफ का गाइडलाइंस है उसमें लिखा हुआ है क्लियरली, 15 ईयर्स के लिए पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हो आप, उसका मिनिमम टाइमलाइन है 15 ईयर्स, एंड आप उसको बाद में जाके 5 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हो 15 ईयर्स होने के बाद, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो। और पीपीएफ इंटरेस्ट है ना चेंज होता रहता है, तो फिलहाल अभी शायद वो ये 7.1% इंटरेस्ट पे है, ठीक है। एंड कोई अगर मेडिकल इमरजेंसी या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो बीच में भी आप विड्रॉ कर पाओगे पैसे, लेकिन आपको डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ते हैं, ठीक है। सो 15 ईयर्स इज द राइट आंसर। या आपको अगर आप बुक पढ़ोगे या बेसिक नॉलेज आपको चीजों के बारे में, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में है, तो आपको ये आइडिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एनबीएफसीज आर रजिस्टर्ड विद डैश। सबसे पहले तो समझ लीजिए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज कौन होती है, जो बैंक नहीं होती है बट फाइनेंशियल सर्विसेज देती है, जैसे कि आपने सुना होगा बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस, ये सब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है जो बैंकिंग जैसे सर्विसेज देती है, जैसे कि लोन देती है, क्रेडिट कार्ड देती है, राइट। लेकिन ये है ना बैंक नहीं होती है, तो ये किन के साथ रजिस्टर्ड होती है। तो ये बड़ा इजी आंसर है इसका, अगर आपको थोड़ा भी बैंकिंग का थोड़ा भी नॉलेज है तो, और अगर आपको रेगुलेटरी अथॉरिटीज का नॉलेज है तो, राइट। तो चलो एलिमिनेट करना शुरू करते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI, इंश्योरेंस नाम है, तो ये बैंक के रिलेटेड कुछ होगा क्या? ऑब्वियसली नहीं है, इंश्योरेंस का रेगुलेटर है, तो ये तो नहीं है ऑप्शन। फिर सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का काम क्या है? कैपिटल मार्केट्स, मतलब कि स्टॉक मार्केट्स जैसी चीजों को रेगुलेट करना, तो इसमें भी बैंक का काम कोई नहीं आया। फिर आता है PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब PFRDA का काम है पेंशन वाली चीजों को रेगुलेट करना, ठीक है। फिर एक ही बचता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली फादर ऑफ एवरी बैंक, RBI, ठीक है, अन्नदाता ऑफ एवरी बैंक, तो RBI इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बैंकिंग कंपनीज हो या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो, इन सबको रेगुलेट करने का काम है RBI का, इसी वजह से इनके पास ही रजिस्टर्ड होना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, which amongst the following pays interest to the investor? ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स, ऑप्शन बी इक्विटी शेयर्स, ऑप्शन सी हाउस होल्ड प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी कमर्शियल प्रॉपर्टी। ये भी बहुत ही इजी आंसर है गाइज, अगर आप इसको एलिमिनेट करना सही से जानते हो तो। कमर्शियल प्रॉपर्टी, जैसे आपके पास कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो क्या वो आपको इंटरेस्ट देता है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, आपको रेंट मिल जाएगा, राइट, उससे। हाउस होल्ड प्रॉपर्टी से भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, आपको रेंट मिलता है अगर आप उसको भाड़े पे चढ़ाते हो, रेंट पे चढ़ाते हो तो, राइट। फिर ऑप्शन बी इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स में इंटरेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है। मैंने काफी लोगों को बोलते हुए सुना है कि अगर मैं इतना 1000 रुपए या इतना लाख रुपए मार्केट में डालता हूँ तो मुझे एक महीने में कितना इंटरेस्ट मिलता है, ये बताओ। मार्केट में इंटरेस्ट करके कुछ भी नहीं होता है, वहां पर रिटर्न्स होता है, एंड दैट इज आल्सो नॉट फिक्स्ड, इट कैन चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। हेंस ये इक्विटी मार्केट सबसे रिस्कीस्ट मार्केट होता है, एंड आपको चीजें मालूम होनी चाहिए तभी आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर दी, हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट कीजिए। एंड अगर आपको बिल्कुल नहीं मालूम है, आपके पास टाइम नहीं है, तो प्लीज टेक अ हेल्प ऑफ एनी प्रोफेशनल, वहां पर थोड़ा फीस लग जाएगा बट आपको वो सही गाइड करेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर ऑब्वियसली एक ही बचता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स। अगर आप इंडिया की गवर्नमेंट का बॉन्ड्स खरीदते हैं तो ऑब्वियसली वो आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, जब तक वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड मेच्योर ना हो जाए। तो आई होप कुछ नया पता चला हो जिनको नहीं मालूम था। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डू पॉन्जी स्कीम्स अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टर्स इनिशियली? पॉन्जी का मतलब होता है फ्रॉड स्कीम्स एक तरीके से, ठीक है, जो आपको बड़े बड़े सपने तो दिखाते हैं बट उसमें रिटर्न्स कुछ भी नहीं आने वाला है या कोई फायदा तो होने वाला नहीं है, बस आपको अट्रैक्ट करने के लिए ले लिया। जैसे आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को इंस्टाग्राम पे देखते होंगे, 5 पेनी स्टॉक ले लीजिए, जिससे आप 1 करोड़ रुपए कमा लेंगे, रातों रात करोड़पति हो जाएंगे। तो इतना ईजी नहीं होता है स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना जितना वो दिखा रहे हैं आपको, राइट। कि 1 1 रुपए वाला स्टॉक ले लीजिए, 5 10,000 रुपए डाल दीजिए, आप करोड़पति हो जाएंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है।
इन एवरी केस। तो चलिए फिर ये चारों ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है बाय प्रॉमिसिंग हाई रिटर्न्स दैट अदर इन्वेस्टर्स कैन नॉट गारंटी। बाय ऑप्शन बी बाय ऑफरिंग कंसिस्टेंट एंड रियलिस्टिक रिटर्न्स। ऑप्शन सी बाय बीइंग रजिस्टर्ड विद रेगुलेटर्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। ऑप्शन डी बाय प्रोवाइडिंग कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी इन देयर ऑपरेशंस। ठीक है। तो गाइस पॉन्जी नाम से आपको पता चल रहा है कुछ तो गड़बड़ वाली बात है, राइट। तो ऑप्शन डी, यहाँ ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है तो ऑप्शन हो नहीं सकता। रजिस्ट्रेशन की बात तो हो ही नहीं रही है, क्योंकि जो गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स के एजेंसीज के साथ रजिस्टर्ड है वो गलती से भी ऐसी पॉन्जी स्कीम्स डाल के आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर ही केस हो जाएगा या उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों तो कतई नहीं है। ऑप्शन बी बाय ऑफरिंग कंसिस्टेंट एंड रियलिस्टिक रिटर्न्स। ठीक है। ऑब्वियसली अगर कोई पॉन्जी स्कीम है और वो आपको रियल रिटर्न्स बताने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियसली आप उससे अट्रैक्ट होगे नहीं, कि बोलोगे यार ये कुछ खास नहीं है यार, चलो ठीक है नॉर्मली तो है। लेकिन अगर कोई आपको बहुत ही ज्यादा हाई रिटर्न्स प्रॉमिस कर रहा है, जो अदर कोई और इन्वेस्टर मार्केट में आपको गारंटी नहीं देता है उसके ऊपर, तो ऑब्वियसली दैट इज अ पॉन्जी स्कीम, जो आपको इन नए इन्वेस्टर्स को बोलते हैं ना अट्रैक्ट करने के लिए करता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पॉन्जी स्कीम्स से आपको मैं एक सिंपल आंसर और दे देता हूँ। पेनी स्टॉक्स के बारे में अगर आपने सुना होगा कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर ले, ₹2 का स्टॉक 2000 रुपए हो जाएगा एक साल के अंदर। ये होता है पॉन्जी स्कीम। इसका ना कोई सर पैर होता है ना कुछ होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डज सेटलमेंट ऑफ रनिंग अकाउंट ऑफ फंड्स अरेंजमेंट बेनिफिट फ्रीक्वेंट ट्रेडर्स। ऑप्शन ए बाय रिड्यूसिंग ट्रांजैक्शन फीस। ऑप्शन बी बाय इंक्रीजिंग सेटलमेंट टाइम्स। ऑप्शन सी बाय फैसिलिटेटिंग क्विक ट्रांजैक्शन सेटलमेंट्स। ऑप्शन डी बाय डिलेइंग ऑल ट्रांजैक्शंस। गाइस इस क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल मतलब है कि ट्रेडर्स जो होते हैं, जो मार्केट में ऑलरेडी ट्रेड करते रहते हैं फ्रीक्वेंट बेसिस पे, वो अपने जो पैसे होते हैं उसको वो कैसे मैनेज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है। तो अगर उनके लिए स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शन फीस कम हो जाए तो उससे क्या मैनेज कर पाएंगे वो ज्यादा पैसे? ऑब्वियसली नहीं। ठीक है। ऑप्शन बी बाय इंक्रीजिंग सेटलमेंट टाइम्स। ठीक है। अगर सेटलमेंट का टाइम बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो क्या वो अपना पैसा ज्यादा मैनेज कर पाएंगे अच्छे से? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि ना ट्रेडर्स को चाहिए होता है कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी उनके पास पैसे आए। ट्रेड लेने के बाद और बेचने के बाद पैसे जल्दी आएंगे तो फिर वो नए ट्रेड में घुस सकते हैं, राइट। तो उस हिसाब से वो ज्यादा मैनेज कर पाते हैं। ठीक है। तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी बाई डिलेइंग ऑल ट्रांजेक्शन। अगर एनएससी बीएससी ट्रांजेक्शन को ज्यादा डिले कर देगा तो क्या होगा, उनके पास पैसे ही अवेलेबल नहीं होंगे, राइट, राइट टाइम पे, एंड वो प्रॉपर ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो यहाँ पर है वो है बाई फैसिलिटेटिंग क्विक ट्रांजैक्शन सेटलमेंट्स। अगर फास्टर सेटलमेंट हो जाए, जब एक ट्रेडर बाई करता है पैसे कोई भी मतलब शेयर्स या बोलते हैं ना बल्क ऑफ शेयर्स, एंड बाद में वो थोड़े ही देर में उसको सेल कर देता है, तो क्या हो जाएगा उसके पास अगर क्विक सेटलमेंट मतलब पैसे ऑन द स्पॉट अकाउंट में बोलते हैं ना क्रेडिट हो जाते हैं, तो फिर वापस से वो अपना एक नया ट्रेड लेने का सोच सकता है या ले सकता है बिकॉज ऑफ मनी। ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि उसको बार बार अपने बैंक अकाउंट से अलग अलग पैसा फिर से ऐड करना पड़ेगा उनके डीमैट अकाउंट में, एंड बाद में वापस से ट्रेड लेना पड़ेगा, वही पैसे को रोटेट कर पाएगा। सो ये उसका करेक्ट ऑप्शन होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज द ease with which an investment can be converted into cash without impacting the market price. Okay, सो गाइज ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट होता है जिसको ना कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में मार्केट प्राइस को बिना इम्पैक्ट किए? ठीक है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए लिक्विडिटी, ऑप्शन बी इन्फ्लेशन, ऑप्शन सी डाइवर्सिफिकेशन, ऑप्शन डी कैपिटल गेन्स। मैंने याद है ना कहा था हमेशा ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो जिससे आपको राइट आंसर मिल सके। तो नीचे से चलते हैं। ऑप्शन डी कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई चीज कोई एसेट में इन्वेस्ट करते हो और जब उससे आपको प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट को बोलते हैं कैपिटल गेन्स। ठीक है, क्योंकि आपको गेन हुआ ना किसी चीज पे, आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया उसके ऊपर आपको गेन हुआ, उसके लिए कैपिटल गेन। तो यहाँ तो कुछ कन्वर्जन ऑफ कैश का कुछ दिख नहीं रहा है, राइट। सी डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप अपना पैसा लेते हो, दो तीन अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, ताकि आप थोड़ा बेटर और सेफ रह सको। जैसे आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप स्टॉक मार्केट के इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप डेट फंड्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप एफडी में भी थोड़ा पैसा रख रहे हो, तो उसको डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ कैश की बात नहीं हो रही है। ऑप्शन बी इन्फ्लेशन। ठीक है। अब यहाँ पर इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, तो महंगाई से कैश कन्वर्जन का कोई सेंस नहीं बन रहा है, राइट। एक ही ऑप्शन हो सकता है जिसको बोलते हैं हम लिक्विडिटी। लिक्विडिटी है ना, एक टर्म यूज किया जाता है मार्केट के अंदर भी और पूरे फाइनेंशियल बोलते हैं ना वर्ल्ड में, कि ये एसेट कितना लिक्विड है, राइट। जिसको नहीं मालूम है मैं उनके लिए समझा दूं। जैसे आप एक प्रॉपर्टी बाई करते हो, ठीक है, अब उसको है ना 2 दिन बाद आपको सेल करना है, तो क्या आपको ऑन द स्पॉट बायर मिल जाएगा उस प्रॉपर्टी का? नहीं, राइट। तो आप ऑन द स्पॉट उसको बेच के पैसे कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसी वजह से उसको लिक्विडिटी नहीं कहा जा सकता, लिक्विड एसेट नहीं कहा जा सकता, राइट। लेकिन वही अगर आप कोई स्टॉक खरीदते हो एनएससी या बीएससी से, मतलब अपने ब्रोकर अकाउंट में, या आप ऑनलाइन एफडी करते हो, राइट,
इन दोनों भी केसेस में क्या कर सकते हो, ऑन द स्पॉट आप उसको सेल कर सकते हो और आपको आपका पैसा वापस मिल सकता है। दैट इज कॉल्ड लिक्विड असेट, राइट। तो इसी में लिक्विडिटी का मतलब होता है कन्वर्जन इन कैश एट अ फास्टर रेट। जिस असेट में होता है उसको लिक्विडिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट रिटायरमेंट सोल्यूशन। अब पूछा गया है कि इनमें से चारों में से कौन सा एक ऑप्शन है जो रिटायरमेंट के लिए प्रॉपर सोल्यूशन, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन डी से जाते हैं, मनी इन बैंक्स करंट अकाउंट जाना जाता है फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन के लिए, एंड इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो अगर आप आज 10,000 रुपये छोड़ देते हो उसमें, तो क्या रिटायरमेंट में 10,000 में आपका काम चल जाएगा? ऑब्वियसली नहीं, राइट। तो ये ऑप्शन नहीं है। देन मनी इन बैंक्स सेविंग्स अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट में 3 to 4% का एवरेज, 2.5 से 3.4% का एवरेज रिटर्न देखा गया है, उससे भी कम में अकाउंट हो, ठीक है। और अगर आप बैंक के सेविंग्स अकाउंट में पैसे रख के छोड़ देते हो 1 करोड़ रुपए भी, तो क्या आपको 60 ईयर्स के बाद, जब आप रिटायरमेंट हो जाएगा 60 ईयर्स के बाद, क्या आपको 1 करोड़ रुपए में आपका पूरा लाइफ, बाकी का 10-20 साल जो भी आप जिएंगे वो चल जाएगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि महंगाई भी तो बढ़ रही है ना धीरे धीरे। 6% के हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रही है इंडिया में। तो महंग आपका जो पैसे का है वो वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है। आप जो चीज आज परचेस कर पाएंगे 1 करोड़ में, वो बाद में नहीं कर पाएंगे, आज से 20-30 साल बाद। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। बी, डिपेंडेंसी ऑन चिल्ड्रन। तो क्या आप अपने बच्चों पर डिपेंड हो जाओ कि भाई रिटायरमेंट के लिए हमारे बच्चे हैं ना, तो हमको कोई इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई पैसा सेव करने की जरूरत नहीं है, चलो बच्चे हैं तो देख लेंगे। तो ये भी एक गलत ऑप्शन होता है आज के जमाने में, ठीक है। पहले के जमाने में मे बी ये वर्क करता भी था, बट अब क्या हो गया, महंगाई बहुत बढ़ गई है। बच्चों के भी अपने अपने बोलते हैं ना गोल्स हैं, अचीवमेंट्स उनको अचीव करने हैं, लाइक मुझे घर खरीदना है, मुझे कार खरीदना है, उनके भी शौक हैं। तो उसमें वो ज़्यादा इन्वेस्टेड रहते हैं। मदर फादर के रिटायरमेंट के बारे में वो उतना नहीं सोच पाते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। मे बी लोग आज भी अपने मम्मी पापा का प्रॉपरली ध्यान रखते हैं, बट मदर फादर को डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि वो बच्चे उनके ऊपर ध्यान दें। इवन मैं कभी भी डिपेंड नहीं करूंगा कि मेरे बच्चे मेरे पे ध्यान दें फ्यूचर में, ठीक है। दैट इज द बेस्ट प्लान फॉर योर रिटायरमेंट। एंड लास्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन ए, नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन सिस्टम रिटायरमेंट के लिए ही बनाया गया है, जिसमें आप है ना एक एसआईपी के फॉर्म में पैसा भरते हो हर साल, ठीक है। एंड वो पैसा है ना आपके हिसाब से इक्विटी और डेट के रेशियो में, आप जैसा रेशियो रखोगे उसमें इन्वेस्ट हो जाता है। एंड 60 ईयर्स के बाद आपको या तो लमसम अमाउंट विड्रॉ करना है तो लमसम अमाउंट पूरा मिल जाएगा आपको, या तो अगर आपको बोलते हैं ना मंथली मंथली पैसे पे आउट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड retirement solution. So option A is the right answer here. Question number 14. Dash is an Indian domestic card scheme conceived and launched by National Payments Corporation of India NPCI. जितना भी पेमेंट्स इंडिया में ऑनलाइन होता है ना, उसका समझ लीजिए रेगुलेटर ये है एनपीसीआई, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा इंडियन कार्ड डोमेस्टिक कार्ड स्कीम है जो कंसीव किया गया और लॉन्च किया गया एनपीसीआई के द्वारा, ठीक है। चलिए एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं यहाँ, अगर मैं कंफ्यूज हूँ तो। सबसे पहले जानते हैं पेटीएम के बारे में। पेटीएम हमें पता है एक प्राइवेट कंपनी, उनके ओनर भी अभी बहुत फेमस हुए थे बिकॉज उनके कंपनी पे थोड़ा सा इश्यूज आ गया था, राइट। उनका स्टॉक भी लिस्ट हुआ था। तो ये तो डोमेस्टिक कार्ड स्कीम है ही नहीं, राइट। पेटीएम इज एन ऑनलाइन बोलते हैं ना पेमेंट ऐप या वेबसाइट आप कह सकते हो, ठीक है, टूल है। तो ये तो नहीं है डोमेस्टिक कार्ड स्कीम, तो ये हट गया। पेपाल, पेपाल के बारे में आपने बहुत सुना होगा, ये एक अमेरिकन कंपनी है जो ऑनलाइन जैसे पेटीएम वर्क करता है वैसे ही पेपाल भी वर्क करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट ऑनलाइन है। इसमें कार्ड का कोई भी नामो निशान नहीं है, ठीक है। फिर डीएम पैसा, एम पैसा आपको मे बी इंडियन लग रहा हो सुन के, बट ये इंडियन ये नहीं है, ऐप नहीं है। ये एक केन्या में बनाया हुआ ऐप है जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए बना हुआ है, एंड इसमें भी कोई कार्ड का यूसेज नहीं होता है। लेकिन ए, ऑप्शन ए, रुपए, रुपए इज द राइट आंसर हियर, क्योंकि रुपए कार्ड आपने देखा होगा, आपको बैंक्स इशू करते हैं आपके डेबिट कार्ड के फॉर्म में, राइट। जो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए भी यूज कर पाते हैं। आप जब कोई डीमार्ट में जाओगे या कोई भी बोलते हैं ना जगह पे जाओगे जहां पर आप शॉपिंग करते हो, तो वहां पर भी कार्ड मशीन पे आप ये कार्ड स्वाइप कर पाओगे पेमेंट के लिए। या फिर आप एटीएम जाके विड्रॉ कर सकते हो इस पैसे से, इस कार्ड से, राइट। तो दिस इज द डोमेस्टिक कार्ड स्कीम जो एनपीसीआई ने लॉन्च किया था, जो सारे बैंक्स को मिला और ये सर्कुलेट करने के लिए उन्होंने प्रॉपरली किया, और आज मोस्टली सबके पास रुपए कार्ड है, मोस्ट ऑफ द लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 15, करंट वैल्यू ऑफ योर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डैश। हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें दिमाग से सोचना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। अगर आपने पढ़ाई की है, राइट, तो आपको ऑब्वियसली इसके आंसर्स आते होंगे। लेकिन समझिए आप फर्स्ट टाइम ये एनआईएसएम सेबी इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जाम का वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। एंड आप बोल रहे हैं यार ये आपके लिए समझाना इजी है बिकॉज आपको मालूम है, मुझे तो मालूम नहीं है ना कि ये आंसर कैसे आया।
आप कहीं बोल रहे हो रट्टा मारो, लेकिन रट्टा मारो कहाँ से? तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा गाइस। इस एग्जाम के रिलेटेड जो 2 वर्कबुक है वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप वो वर्कबुक को पढ़ सकते हो, जो हमारे टेलीग्राम चैनल में हमने पिन करके रखा हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। आप उसको प्रॉपर्ली पढ़ के एग्जाम देने जा सकते हो। ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके जो मैंने दो ये बनाई है, 2 वीडियो बनाई है 50-50 एमसीक्यूज की, एक ये एक इसके पहले भी बनाई थी। या फिर अगर आप चाहते हो कि मैं ये सेबी इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जाम को दोनों वर्कबुक के लिए 2 अलग-अलग वीडियो बना के आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूं, ठीक है? तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको है ना इस वीडियो पे 5000 लाइक्स करने पड़ेंगे एंड 1000 कमेंट्स करने पड़ेंगे, ठीक है, मिनिमम। तब मैं वो वीडियोस लॉन्च करूंगा गाइस। आप मेरे को थोड़ा हेल्प कीजिए, मैं आपको वो वीडियो बना के दूंगा, ठीक है? वैसे मैंने NISM 5A म्यूचुअल फंड एग्जाम वाला जो वीडियो बनाया है पूरा सीरीज, उसके अंदर ये सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है। बट आप 12 के 12 वीडियोस नहीं देखना चाहते हो इतना बड़ा इस एग्जाम के लिए, आप सिर्फ 2 वीडियो में वो सब कुछ जानना चाहते हो, ठीक है, बेसिक चीजें। तो आपको 5000 लाइक्स करने हैं, 1000 कमेंट्स करने हैं, तो ही मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है, वो वीडियो बना के प्लीज, ठीक है? तो ये 4 ऑप्शन है। तो चलो इस क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। जो भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो उसका करंट वैल्यू कैसे डिसाइड किया जाता है बाय म्यूचुअल फंड कंपनी, ठीक है, जो आपको ऐप पे या वेबसाइट पे दिखता है। सिंपल है गाइस। आपको कितने यूनिट्स मिले हैं जब आप एसआईपी कर रहे हो या जब आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको यूनिट्स के फॉर्म में मिलता है, राइट, म्यूचुअल फंड अकाउंट में। तो यूनिट्स कितने मिले हैं मल्टीप्लाई बाय जो फंड का एनएवी चल रहा है, वो म्यूचुअल फंड का जो नेट एसेट वैल्यू चल रहा है, वो जितना भी चल रहा है उसको जब यूनिट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तो आपका जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट का जो करंट वैल्यू चल रहा है वो मिलता है आपको, ठीक है? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जहां मल्टीप्लाई की बात हो रही है, ना कि डिवाइड की, ना माइनस की, ना प्लस की। तीनों भी रॉन्ग आंसर्स होंगे, ठीक है? तो ये आपको याद रखना होगा, ये आपको लॉजिकली याद रखना होगा। नहीं तो मैं वीडियो बनाने की बात तो कर ही रहा हूँ, अगर आप लाइक और कमेंट का टारगेट पूरा करते हैं तो मैं जल्द से जल्द वीडियो लेके आ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 16, dash is one of the main functions of securities market. Option A, to convert securities from electronic to physical form. Option B, to convert physical securities into demat form. Option C, to help people buy insurance. Option D, to efficiently mobilize resources from savers to industry. ठीक है, अब इसमें सिक्योरिटीज मार्केट का मेन फंक्शन क्या होता है, ठीक है? तो क्या ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से फिजिकल फॉर्म करने का मेन फंक्शन है उनका? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। वो स्टॉक्स को या सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल फॉर्म करने का मेन फंक्शन सिक्योरिटीज मार्केट का ऑब्वियसली नहीं है, ना बी है। दोनों कन्वर्जन वाला काम है ना, सिक्योरिटीज मार्केट का मेन फंक्शन नहीं है काम, बट मेन फंक्शन नहीं है, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन सी जो बाई इंश्योरेंस करने का काम है, तो सिक्योरिटीज मार्केट में इंश्योरेंस का कोई काम नहीं होता है। वो IRDAI का काम है कि उसको रेगुलेट करे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, मतलब इंश्योरेंस कंपनीज को प्रेरित करे, बोलते हैं ना, प्रमोट करे। तो ये भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि सिक्योरिटीज मार्केट का काम है कि ना, जो भी इन्वेस्टर्स है वो है ना, उनका जो भी पैसा है, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनका जो पैसा है वो प्रॉपर इंडस्ट्री में जाए और प्रॉपर कंपनीज के पास जाए, जो ग्रो करना चाहते हैं, जो एक्सपांड करना चाहते हैं, आईपीओ के थ्रू उनके पास पैसे जाए ताकि वो एक्सपांड कर पाए, ग्रो कर पाए। आईपीओ इसीलिए आता ही है कोई कंपनी लेकर, ताकि जब उनको ज्यादा पैसे की जरूरत होती है ड्यू टू देयर एक्सपेंशन प्लान, और उनको अपनी कंपनी चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको पैसे चाहिए होते हैं, तभी वो आईपीओ लेकर आते हैं। एंड इन्वेस्टर्स जब आईपीओ में इन्वेस्ट करके पैसे देते हैं, तो वो कंपनी उसी पैसे से आगे बढ़ते हैं और आपको उसके बदले ओनरशिप मिलती है कंपनी की। क्वेश्चन नंबर 17, which among the following has the potential to offer capital gains? Option A, bank fixed deposit. Option C, company fixed deposit. Option C, public provident fund. Option D, equity mutual funds. ठीक है, कैपिटल गेन क्या होता है गाइस, मैं आपको पहले बता दूं। जब भी आप कोई भी चीज में इन्वेस्ट करते हो और वहां पे फिक्स्ड रिटर्न रहेगा, वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है? जब उस पे आपको कुछ अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं एंड फिर जब आप उस चीज को सेल कर देते हो और जो आपको रिटर्न्स मिला है, उसको कैपिटल गेन कहा जाता है। लेकिन अगर आप ये चारों ऑप्शन में ध्यान से देखो, तो बैंक में जब आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो उसको कैपिटल गेन नहीं कहा सकता, उसको इंटरेस्ट रेट कहा जाता है, ठीक है? कंपनी फिक्स डिपॉजिट में भी सेम फिक्स्ड नाम ही है ना, तो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच इज करेंटली 7.1%। मैं ये बार बार इंटरेस्ट रेट इसलिए बात में बोलता रहता हूँ क्योंकि इसके ऊपर अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो अपने दिमाग में रहे, ठीक है? एंड द करेक्ट आंसर इज इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। चाहे आप स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करो और रिटर्न्स कमा के आप विड्रॉ करके कैपिटल गेन कमाओ, या म्यूचुअल फंड्स में कमाओ, या आप जब प्रॉपर्टी खरीद के बेचते हो वो भी एक कैपिटल गेन ही होता है, गोल्ड खरीद के बेचते हो वो भी एक कैपिटल गेन होता है, क्योंकि इन सारी चीजों में ना इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए उसको इंटरेस्ट रेट नहीं रिटर्न्स कहा जाता है, विच इन टर्म्स जब आप उसको बेचते हो तो वो कैपिटल गेन का फॉर्म बनता है और उसके ऊपर आप टैक्स देते हो, ठीक है? सो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स या गोल्ड, यहाँ पर तीनों में से कोई भी चीज होता है, प्रॉपर्टी होता, तो ये चारों भी ऑप्शन राइट होता, ठीक है? याद रखिएगा ये
Question number 18. Dash is a pool of investments. Option A, a share of a company. Option B, a mutual fund. Option C, a company debenture. Option D, a bank fixed deposit. ठीक है, तो नीचे से करते हैं। पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट पूछा गया है, राइट? तो बैंक फिक्स डिपॉजिट तो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट, वहां जहां पर आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है बैंक, तो ये ऑब्वियसली पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, ये एक सिंगल इन्वेस्टमेंट प्लान है। फिक्स डिपॉजिट जो आप सिंगली खुद ही इन्वेस्ट करते हो उसके अंदर, इंडिविजुअल। कंपनी डिवेंचर में क्या होता है कि कंपनी आपसे लोन लेती है, ठीक है, और उसके ऊपर आपको एक इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, तो वो भी एक सिंगल सिंगल इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है। फिर अ शेयर ऑफ अ कंपनी, शेयर ऑफ अ कंपनी में भी सिंगल होता है, आपको ओनरशिप देती है कंपनी और आप उसके बदले उनको पेमेंट करते हो, पैसे देते हो, तो वो भी आपके लिए सिंगल इन्वेस्टमेंट हुआ, राइट। लेकिन जो म्यूचुअल फंड होता है, जो करेक्ट आंसर है, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिलके एक म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा देते हैं, ठीक है, और वो पैसा पूल ऑफ मनी है ना, उसके उनके पास अब बहुत सारे लोगों से पैसा है, तो एक पूल में बहुत सारा पैसा है समझ लीजिए, और उस पैसे को लेकर वो अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट की इक्विटी में इन्वेस्ट करें, या वो डेट फंड्स में इन्वेस्ट करे, या गोल्ड में इन्वेस्ट करे, राइट। तो ऐसे ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे ऐसे करके वो अपने पैसे को प्रॉपरली बांटते हैं, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं, इसी वजह से अब म्यूचुअल फंड इज कॉल्ड अ पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हम जो बार बार बोलते रहते हैं ना कि हम मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, नहीं गाइस, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया, आपने म्यूचुअल फंड के जरिए आपने इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया है, या फिर आपने म्यूचुअल फंड के जरिए डेट मार्केट में इन्वेस्ट किया है, या तो आपने म्यूचुअल फंड के जरिए गोल्ड में इन्वेस्ट किया है। ये है करेक्ट टर्म, ना कि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। ओके। Question number 19. Life insurance policy will pay dash. A. Cost of surgery of policyholder. Option B. Sum assured on the death of the nominee. Option C. Sum assured on the death of policyholder. Option D. Cost of hospitalization in case of death of the policyholder due to illness. Okay. तो इसमें कुछ आंसर्स तो डायरेक्टली पता चल रहे गलत है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ को है ना, आपने वो कर लिया है एक तरीके से, रिस्क ट्रांसफर करके उसके ऊपर एक पॉलिसी ले ली है। अगर आपको कुछ भी हो जाता है, मतलब बाई चांस अगर डेथ हो जाती है किसी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर का, तो उनके जो लीगल हेयर होते हैं, या जो उनके नॉमिनी या जो उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनको पैसे मिल जाते हैं उतने का, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, अगर किसी का डेथ हो रहा है पॉलिसी होल्डर का ड्यू टू सम इलनेस, तो हॉस्पिटलाइजेशन का कॉस्ट देगा क्या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी? ऑब्वियसली नहीं, ये नहीं देगा। उल्टा वो क्या करेगा, जो डेथ का जो लाइफ इंश्योरेंस जितने का भी लिया गया, तो वो उसकी फैमिली मेंबर को देगा, राइट, उसकी फैमिली मेंबर जो भी रहेंगे या नॉमिनी। ऑप्शन सी, सम एश्योर्ड एंड डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर, ये आई थिंक द करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि जब पॉलिसी होल्डर का डेथ होता है, तो उसने इसी चीज के लिए लिया था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली मेंबर्स को वो जो चंक अमाउंट है, 1 करोड़ 2 करोड़ जितने का भी एलआईसी लिया होगा, उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस लिया होगा, वो उनको मिल जाए, ठीक है। ऑप्शन बी, सम एश्योर्ड ऑन डेथ ऑफ नॉमिनी, अगर पॉलिसी होल्डर मैं हूं और किसी मैंने जिनको नॉमिनी बनाया वो उनका डेथ हो जाता है, तो उसके लिए क्यों पैसा मिलेगा, राइट, उसको थोड़ी, उसके लिए पैसा मुझे क्यों मिलेगा, राइट। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। बी ऑप्शन ए, कॉस्ट ऑफ सर्जरी ऑफ पॉलिसी होल्डर, कोई सर्जरी होता है तो उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्यों पे करेगी भाई? कॉस्ट ऑफ सर्जरी तो एक हेल्थ एक्सपेंस है ना, हेल्थ, तो उसके लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, ना कि लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस तभी मिलता है आपको, लाइफ इंश्योरेंस का पैसा आपकी नॉमिनी को या आपके लीगल एयर को, जब डेथ होता है पॉलिसी होल्डर का, ना कि सर्जरी या छोटा मोटा बीमार हो गए और हॉस्पिटल में एडमिट हो गए उसके लिए मिलेगा। करेक्ट, उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस अलग बना है ना। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज इशूड टू अ क्लाइंट आफ्टर सबमिटिंग द केवाईसी फॉर्म? आपने काफी बार सुना होगा हर जगह कि केवाईसी करना है, केवाईसी करना है। इवन बैंक भी आपको बोलते हैं कि केवाईसी करो। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाओगे तो वहां पर आपको केवाईसी करवाते हैं, आपको स्टॉक डीमैट अकाउंट ओपन करोगे वहां भी केवाईसी कराते हैं, और आजकल हर जगह इंश्योरेंस लो कुछ भी करो तो केवाईसी लगता है। केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर, मतलब जहां भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो या जहां भी अकाउंट खुलवाना चाहते हो, वो ना अपने कस्टमर को जानना चाहता है कि वो कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका सारा इन्फॉर्मेशन केवाईसी फॉर्म के थ्रू ही वो जान सकता है, राइट। तो जब आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाता है तो आपको क्या इशू किया जाता है, ठीक है। तो बोनस शेयर्स इशू किए जाएंगे फालतू में? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। क्रेडिट कार्ड इशू किया जाएगा? ऑब्वियसली नहीं। डेबिट कार्ड इशू किया जाएगा? ऑब्वियसली नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचता है जो राइट है, केवाईसी आइडेंटिफिकेशन नंबर। इससे क्या पता चलता है कि क्लाइंट का केवाईसी प्रॉपरली हो चुका है, एंड उसी वजह से ये उसका प्रूफ है, राइट। तो ये तो बहुत ईजी आंसर था, शायद मैं आपको नहीं भी समझाता तो आपको आ जाता। क्वेश्चन नंबर 21, डैश इज योर नेटवर्थ? नेटवर्थ को अगर मैं थोड़ा सा टपोरी भाषा में बोलूं, तो जब आपको कोई बोलता है ना तेरी औकात क्या है, राइट, तो औकात ही नेटवर्थ होती है। अगर सच में कहूं, जैसे आप बोलते हैं कि अंबानी की औकात ये, अंबानी की नेटवर्थ ये है, राइट, तो उसके पास जितने भी असेट्स है माइनस उसके जितने भी लाइबिलिटीज है, उसको जब आप निकालते हो तो वो आपका नेटवर्थ बनता है, राइट। तो समझिए
आपके पास ना टोटल असेट्स, असेट्स मतलब होता है जैसे आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आप अलग अलग तरीकों से पैसे कमाते हो, राइट, ये सब मिल गए आपके बन गए असेट्स, ठीक है, ये आपके इतना आपके पास अमाउंट का मतलब वैल्यू है, आपके पास पैसा है, समझे आपके पास 1 करोड़ रुपए है, लेकिन आपके पास कुछ लोन भी है जो आपको चुकाना है, तो समझिए 20 लाख रुपए का लोन है आपके ऊपर, ठीक है, तो आप जब 1 करोड़ रुपए आपके पास असेट्स है और 20 लाख आपके पास लोन है, जब उन दोनों को माइनस कर लोगे प्रॉपरली, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, तो जो अमाउंट बचता है वो आपका नेटवर्थ होता है, ठीक है, यहाँ पर इस केस में होगा 80 लाख रुपए। लेकिन एक और तरीका होता है, मैं आपको वो भी समझा दूं, अगर समझिए आप 1 करोड़ रुपए का आपके पास असेट्स है और आपके पास 1.5 करोड़ का लाइबिलिटी है, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका -50 लाख का लाइबिलिटी है ना अभी, और राइट, देन आपका जो नेटवर्थ है वो नेगेटिव नेटवर्थ बन जाएगा, ना कि पॉजिटिव नेटवर्थ, मतलब आप 50 लाख के और उल्टा और लाइबिलिटी में हो, लोन में हो, तो इसीलिए आपका नेगेटिव नेटवर्थ बनता है। तो क्या आपका, आप इससे आपको क्या समझ में आया, कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए? ऑब्वियसली ऑप्शन डी, व्हाट यू ओन माइनस व्हाट यू ओ। ओन का मतलब होता है आपके पास क्या है, खुद का है, एंड ओ का मतलब होता है आपने किसी से क्या उधार लिया है जो आपको उसको चुकाना है, राइट, तो मैंने आपको कहा जो आपके पास है उसमें से आपको क्या चुकाना है, जब उसको आप माइनस कर लोगे तो जो भी आंसर आता है, जो भी वैल्यू आती है वो आपका नेटवर्थ होता है, वो आपकी औकात होती है, अगर सिंपल टर्म्स में आपको समझाऊं तो। क्वेश्चन नंबर 22, यू कैन इग्नोर रिस्क इन एन इन्वेस्टमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। आप, क्वेश्चन का मतलब है आप कौन से इन्वेस्टमेंट में रिस्क को बिल्कुल इग्नोर करके चल सकते हो, ठीक है, तो 4 ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए, व्हेन अ वेल रेप्यूटेड कंपनी इज लॉन्चिंग द प्रोडक्ट। ऑप्शन बी, व्हेन द रिटर्न्स आर वेरी हाई। ऑप्शन सी, व्हेन द प्रोडक्ट इज सजेस्टेड बाय अ फ्रेंड। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है ना गाइस कि हम सारी चीजों में फंसते जरूर हैं जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं, तो हमारे अगर दोस्त नहीं है, फैमिली मेंबर ने बोल दिया कि यार इसमें रिस्क नहीं है, तू इन्वेस्ट कर, मेरे पे भरोसा कर, तो आप जाके इन्वेस्ट कर देते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, उन पे भरोसा कीजिए, बट अपना खुद का भी रिसर्च करना बहुत जरूरी है, राइट, तभी आप रिस्क से बच सकते हो, बड़े बड़े प्रॉब्लम से बच सकते हो। तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी आपका करेक्ट नहीं होगा अगर आप ये चूज करते हो तो। फिर ऑप्शन बी, व्हेन द रिटर्न्स आर वेरी हाई, हमेशा याद रखिएगा लाइफ में एक रूल है गाइस, जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो और अगर आपको कोई भी बहुत ज्यादा रिटर्न्स प्रॉमिस कर रहा है या ज्यादा रिटर्न्स आपको वहां दिख रहा है, तो डेफिनेटली देयर विल बी अ ह्यूज रिस्क इन्वॉल्व, ठीक है, तभी आपको इतना ज्यादा रिटर्न्स मिल रहा है। क्योंकि आप ये भी सोच के चलो कि लोग इतने भी बेवकूफ नहीं है कि हाई रिटर्न्स वाली चीजों में ना इन्वेस्ट करके लो रिटर्न्स वाली चीजों में इन्वेस्ट करेंगे, राइट, हम ही एक आइंस्टाइन तो जन्म नहीं लिया है ना पूरी दुनिया में, बहुत सारे समझदार हमसे भी बैठे हुए हैं, करेक्ट। ऑप्शन ए, when a well reputed company is launching the product, ठीक है, चलो फॉर एग्जांपल रिलायंस, रिलायंस एक वेल रेप्यूटेड कंपनी है, ठीक है, उन्होंने कोई चीज लॉन्च की, तो हम उनके ऊपर भरोसा करके क्या करेंगे, उसमें जाके इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कल जाके रिलायंस के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, उनकी मैनेजमेंट डिसीजन सही ना हो, उनके प्रोडक्ट्स बिकने बंद हो जाए, कम हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, राइट, तो वेल रिप्यूटेड कंपनी भी प्रॉब्लम्स फेस कर सकती है। तो ये तीनों भी चीजों में आपको कभी भी रिस्क को इग्नोर नहीं करना चाहिए, तीनों भी सिचुएशन में ऑलवेज नन ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग, चाहे मैं हूँ या आपका फेवरेट यूट्यूबर हो, कोई भी आपको समझा रहा हो, सुनिए, नॉलेज लीजिए, एक बार आप जाके खुद चेक कीजिए, दैट विल बी द बेस्ट अश्योरेंस यू विल गिव टू योर सेल्फ फॉर इन्वेस्टिंग इन एनीथिंग। क्वेश्चन नंबर 23, which of the following is a sign of a possible scam? Option A, a huge amount of money collected in a short time period. Option B, pushing sales with limited time offer proposition. Option C, investment option with no regulator. Option D, all of the above. तो इनमें से कौन सा एक साइन है पॉसिबल स्कैम का? मेरे हिसाब से चारों के चार, तीनों के तीनों ही स्कैम ही दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, तो मेरा आंसर तो राइट होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। आप क्या देते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चलो लेकिन मैं एक्सप्लेन जरूर कर देता हूँ। ऑप्शन सी, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन विद नो रेगुलेटर, समझिए कोई एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाया गया है और उसको कोई रेगुलेट करने वाला ना गवर्नमेंट बॉडी या कोई रेगुलेटर नहीं है, तो डोंट यू थिंक आपके ऊपर स्कैम बहुत ज्यादा हो सकता है? एग्जाम्पल दूं, क्रिप्टो करेंसी, आपने 2020 में लॉकडाउन के बाद 2021 में बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसी को भागते हुए देखा, बिटकॉइन, इथेरियम, डोज कॉइन, इलॉन मस्क तक प्रमोट कर रहा है डोजे कॉइन को, राइट, एंड धनाधन लोग पैसे छाप रहे हैं, यही दिख रहा था आपको। फिर लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया छोटे छोटे कॉइन्स में, डोजे कॉइन जैसे, और फिर क्या हुआ, मेरे काफी दोस्त थे जिनके 1-1 लाख रुपए, 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपए अटके पड़े हैं और वो पैसा एकदम डूब ही चुका है समझ लीजिए, राइट, क्योंकि वहां कोई रेगुलेटर नहीं है, आपका पैसा लॉस भी होगा तो कोई वहां पर देखने वाला नहीं है। लेकिन जब स्टॉक मार्केट, बैंक्स में आप पैसे रखते हैं तो रेगुलेटर्स हैं, वो आपको हेल्प करेंगे चीजें रिकवर करने में या
कुछ ना कुछ आपको हेल्प करने में, राइट। रेगुलेटर बहुत जरूरी होता है जहां इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। इवन इंश्योरेंस हो, वहां पर IRDAI बैठा हुआ है रेगुलेटर, पेंशन के लिए PFRDA बैठा हुआ है, बैंक्स के लिए RBI बैठा हुआ है, सेबी बैठा है सिक्योरिटीज मार्केट के लिए जो कि स्टॉक मार्केट है, राइट। हर जगह कोई ना कोई है जो ध्यान रख रहा है आपका, ठीक है। ऑप्शन बी, पुशिंग सेल्स विद लिमिटेड टाइम ऑफर प्रपोजिशन। हमेशा याद रखिएगा जब ना आपके ऊपर है ना बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है कि यार लिमिटेड टाइम पीरियड है, ले लो, स्टॉक खत्म हो जाएगा, सस्ते में मिल रहा है, कल महंगा हो जाएगा, राइट। वहां पर आपके साथ एक स्कैम करने की कोशिश भी हो सकती है, राइट। तो ध्यान रखिएगा कि आप उस स्कैम में ना फंसे। हमेशा पास्ट डेटा और प्रेजेंट डेटा को प्रॉपरली जज कीजिए। जैसे अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, ऐसे जगहों पे सेल जब होती है तो ऐसे ही दिखाते हैं ना, लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर, ये ले लो, जल्दी ले लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो कुछ वेबसाइट्स हैं, प्राइस हिस्ट्री और सम वेबसाइट, वहां पर जाके आप ट्रैक कर सकते हैं कि इनका आज से 1 साल पहले का प्राइस क्या रहा है उस प्रोडक्ट का, ठीक है। एंड आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इसका एवरेज प्राइस क्या रहता है, और अगर उसके एवरेज प्राइस के आसपास है तो ले लीजिए, अगर आपको लगता है महंगा बेचा जा रहा है तो मत लीजिए, बाद में कभी गिरेगा तब ले लीजिएगा, राइट। ऑप्शन ए, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड इन अ शॉर्ट टर्म होराइजन। अगर आपसे कोई भी अचानक से बहुत सारा पैसा उठाने की कोशिश कर रहा है, वो भी कम टाइम पीरियड में, दैट मीन्स इट कैन बी अ बिगर स्कैम, ठीक है। इतना अचानक से पैसा किसी को भी चाहिए नहीं होता, और अगर चाहिए होता है विदाउट एनी प्रॉपर रीजन और शॉर्ट टाइम, ठीक है, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर चीजें होती है। बट अगर बहुत जल्दी जल्दी आपसे पैसा कलेक्ट किया जा रहा है तो इट कैन बी अ स्कैम, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, liquidity risk can be managed by dash. Option A, buying only triple A rated bonds. Option B, not investing in fixed deposit. Option C, mapping cash flows need to investment tenures. Option D, none of the above. Okay, तो यहाँ पर बोला जा रहा है लिक्विडिटी रिस्क को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए, कहीं बहुत सारे असेट्स हैं जहां पर है ना लिक्विडिटी रिस्क होता है कि हमें ऑन द स्पॉट है ना कैश कन्वर्ट करके नहीं मिल सकता अगर हम उस असेट को बेच देते हैं तो जैसे हो गया फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट अगर आप बैंक में जाके खुलवाते हो, राइट, फिजिकली, तो क्या होगा, अगर समझो कोई सैटरडे संडे बीच में पड़ गया तो आपको मंडे तक वेट करना पड़ता है फिक्स डिपॉजिट तोड़ने के लिए। इसीलिए अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने जब लास्ट टू लास्ट स्लाइड में समझाया था कि ऑनलाइन फिक्स डिपॉजिट होना चाहिए, राइट, अगर आपको ऑन द स्पॉट लिक्विडिटी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन वाले एफडी में क्या होता है, ऑन द स्पॉट आप तोड़ते हो, ऑन द स्पॉट बैंक में पैसे आ जाते हैं, लेकिन फिजिकल वाले में ऐसा तो नहीं है। तो क्या सिर्फ फिक्स डिपॉजिट नहीं खोलने से हमारा लिक्विडिटी रिस्क मैनेज हो जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं होता है गाइस। एक बेहतर तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। समझिए, आप एफडी में भी इन्वेस्ट करते हो, गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हो, बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। आप एक एक्सेल शीट लीजिए, कहाँ कहाँ आपने इन्वेस्ट किया है उसको लिखिए, कितना कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया वो लिखिए, और कौन से टाइम पीरियड पे उसका मेच्योरिटी है वो लिखिए, ठीक है। एंड उसको फिर आप है ना प्रॉपरली, जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, ऑन स्पॉट उस चार्ट को देख लीजिए, उस एक्सेल शीट को देख लीजिए, और आपको समझ में आ जाएगा कि किसका मेच्योरिटी सबसे क्लोज है, या कौन सा सबसे ज्यादा लिक्विड है मेरे पास असेट, जिसको बेचने से मेरा उतने कैपिटल का रिक्वायरमेंट पूरा हो सकता है, और उसको फिर आप बेच दीजिए। दिस इज हाउ आप लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। अगर कुछ लिक्विडिटी रिस्क की वजह से हम इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे कहीं, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ना, इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो पाएगी हमारी। हम तो फिर कैश घर में ही रखेंगे, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है, करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, मैपिंग कैश फ्लोज needs to investment tenures. Question number 25, predefined benefit that the insurer pays to the policy holder in case of the insured event taking place is called dash. Option A, sum assured. Option B, maturity claim. Option C, premium. Option D, surrender value. ठीक है, तो चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्वेश्चन को पहले, तो फिर आंसर हमको समझ में आ जाएगा। आप हैं और एक इंश्योरेंस कंपनी है, आपने अपनी कार के ऊपर एक इंश्योरेंस कराई, ठीक है। समझिए आपने 20 लाख रुपए की इंश्योरेंस कराई, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा इसको टेक्निकलिटीज में नहीं डालेंगे। 20 लाख रुपए की इंश्योरेंस कराई, और इंश्योरेंस कंपनी ने बोला अगर इस कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम आपको 20 लाख रुपए पे कर देंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ गाइस, हाँ ठीक है। तो आपने बोला ओके, तो आप उसके लिए कुछ प्रीमियम भरने लगे हर महीने या हर साल, ओके। एक दिन अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है कार का, तो क्या होगा, आपको वो पैसे जो आपको 20 लाख रुपए प्रॉमिस किए गए थे, जिसको हम प्री डिफाइंड बेनिफिट बोल रहे हैं, पहले से ही बताया गया ना, आपको 20 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है, अगर आप ये पॉलिसी लेते हो और इतना प्रीमियम भरते हो तो तभी आपने लिया था। तो उस अमाउंट को जो आप जो मिला उसको क्या बोला जाता है, मैच्योरिटी क्लेम बोला जाता है? नहीं, इसमें मैच्योर होने वाली तो कोई बात ही नहीं है, एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि वो इवेंट अभी हो गया ना, तो मैच्योर वाली बात ही नहीं है इसमें। प्रीमियम, प्रीमियम तो आप भर रहे हो ना, उसमें आप दे रहे हो, आपको थोड़ी इंश्योरर कंपनी दे रहा है, ठीक है। सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू का मतलब होता है कि आपने इंश्योरेंस ली थी, बट 2-3 साल बाद आपको रियलाइज हुआ यार मेरा तो एक्सीडेंट ही नहीं होता है, चलो मेरे को इंश्योरेंस नहीं चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस ही नहीं चाहिए, तो अगर कुछ पैसे वापस देते हैं वो लोग,
इंश्योरेंस कंपनी वाले अगर वो क्लोज कर रहे हो तो उसको सरेंडर वैल्यू बोलते हैं। तो ये तीनों भी चीज नहीं है, राइट, क्योंकि इवेंट प्लेस ही हुआ है टेक अभी। तो एक ही ऑप्शन है सम एश्योर्ड, आपको जो प्रॉमिस किया गया था 20 लाख रुपए आपको देंगे अगर इवेंट होता है वैसा तो उस अमाउंट को जो बोला जाता है वो है सम एश्योर्ड। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज, ये इंश्योरेंस में बड़ा काम आता है। Question number 26. Rajat is 30 years old. His family includes his homemaker wife and a son aged 5 years. He has a home loan of 50 lakh. He has 5 life insurance policies. He pays a premium of rupees 1,25,000 per year on all these policies put together. The total sum assured on the policies is rupees 50 lakhs. Which of the following statements best describe his status? Option A, he is underinsured. Option B, he is adequately insured. Option C, he is overinsured. ऑप्शन डी इनसफिशियंट डेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि रजत 30 साल के हैं और उनकी एक वाइफ है और जो उनका बेटा है वो 5 साल का है। रजत ने होम लोन लिया है 50 लाख रुपए का। उनके पास 5 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जिनका वो प्रीमियम पे करते हैं अराउंड 1,25,000 रुपए हर साल, सारे पॉलिसीज को मिला के। और जो टोटल सम इंश्योर्ड है, एश्योर्ड है जो उनको मिलेगा अगर इन केस ऑफ डेथ, वो है 50 लाख रुपए। तो पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है इसके हिसाब से, इस सिचुएशन के हिसाब से। तो अकॉर्डिंग टू मी गाइस, देखो, अगर हम अभी की प्रेजेंट बात करें, अगर हम किसी का ये प्लान देख रहे होते तो 50 लाख का उसके ऊपर होम लोन है, राइट। तो कल ही अगर किसी रजत का अगर डेथ हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, उसकी उसको 50 लाख रुपए मिल तो जाएगा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से, लेकिन उससे तो सिर्फ होम लोन चुकाया जाएगा, राइट। रेस्ट उसके घर का जो खर्चा होगा, उसके बच्चे को पढ़ाने का, खाने पीने का खर्चा, ये सब कौन देगा? लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है नॉर्मल, उसका खर्चा कहाँ से आएगा उनके पास? तो उनके पास तो कोई पैसा ही नहीं बचेगा। तो इसका मतलब वो क्या है, ही इज अंडर इंश्योर्ड, राइट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वही अगर होम लोन 25 लाख का होता और सम इंश्योर्ड 50 लाख का होता तो फिर ही इज एडुकेटली इंश्योर्ड आप कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, राइज इन जनरल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का जनरल प्राइस राइज हो जाता है उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। बाकी जो भी आप देख पा रहे होंगे उसमें या तो प्राइस ऑप्शंस में प्राइस कांस्टेंट है, या फॉल हो रहा है, या ड्रेस्टिकली फॉल हो रहा है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। ये तीनों भी इन्फ्लेशन का ये नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन? ओके, मैं अगर इसको सिंपल भाषा में अगर समझाऊं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, कि आज जो आप पैसा कमा रहे हो ना गाइस, या आज जो पैसा आपको मिल रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू वही पैसा अगर आपको फ्यूचर में मिलेगा तो। ठीक है, समझिए आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपकी सैलरी है 50,000 रुपए पर मंथ। ओके, आपको आज 50,000 रुपए मिलना चाहिए था, लेकिन आपके बॉस ने बोला एक काम कर, 3 महीने बाद मैं तेरे को 3 महीने की सैलरी देता हूँ। तो अगर सच बताऊं तो आज अगर वो 50,000 रुपए आपको मिल जाता, वो ज्यादा वैल्यूएबल होता, जो कि ना कि 3 महीने बाद जो आपको 3 महीने की सैलरी जो कि 1.5 लाख रुपए में मिलेगा उतनी वैल्यूएबल नहीं होगी। इसका रीजन है कि आज अगर आपको 50,000 रुपए मिलता है तो आप उसको इन्वेस्ट कर लोगे तो 2 महीने 3 महीने का इंटरेस्ट भी मिलेगा आपको, राइट, रिटर्न्स भी मिल सकता है। लेकिन 3 महीने बाद 1.5 लाख रुपए आएगा तो ये 3 महीना तो आपका वेस्ट हो गया ना, वो पैसा आपका सेम वैल्यू का रहा, कुछ बढ़ा नहीं। इसी वजह से आज जो पैसा आपको मिलता है वो ज्यादा है वर्थ रखता लेटर ऑन से। ठीक है, so option D is the correct answer here. Question number 29. Who can avail the benefit of Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana PMSBY? ओके, ये जो बीजेपी गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाया था जिसमें 2 लाख अप टू 2 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस मतलब मिलेगा लोगों को जो कि 18 ईयर्स से 70 ईयर्स के बीच में रेंज करते हैं, जिनके पास एक सेविंग्स अकाउंट है। प्रीमियम जो कटेगा वो साल में एक बार कटेगा, वो 20 रुपए का होगा। ठीक है, एंड अगर आपका कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो जाता है, एक्सीडेंट की वजह से हाथ पैर सब चलना बंद हो जाते हैं, तो 1 लाख रुपए तक मिलेगा। और अगर डेथ हो जाता है तो 2 लाख रुपए मिलेगा। प्रीमियम 20 रुपए था। तो आप अगर सोच रहे होंगे कि 1 या 2 लाख रुपए में क्या होगा, तो आई वुड लाइक टू से कि 20 रुपए ही प्रीमियम लग रहा है, उस हिसाब से ये इंश्योरेंस 2 लाख रुपए इज गुड फॉर पीपल हु के नॉट इवन अफोर्ड इंश्योरेंस ऑफ 1 करोड़ और 50 lakhs। उनके लिए बहुत अच्छा है। और इसी बहाने क्या हुआ, सबके पास एटलीस्ट एक छोटा छोटा इंश्योरेंस हो गया। अगर किसी को चाहिए कि वो बड़ा इंश्योरेंस बड़े अमाउंट का ले, तो ऑब्वियसली आपको इंश्योरेंस कंपनीज के प्लान्स देख के उसके हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो हियर ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर कि सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए और 18 टू 70 ईयर्स के बीच में वो होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट हैपेंस व्हेन यू बाय यूनिट्स ऑफ एन ईटीएफ? ईटीएफ का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स।
तो क्या आपको फिजिकल गोल्ड बार्स मिलते हैं? नहीं, तो ऑप्शन डी नहीं है। क्या आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है ईटीएफ पे? नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट होता है, राइट? क्या आप कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हो कोई स्पेसिफिक कंपनी के? तो ऑब्वियसली नहीं। तो होता क्या है? तो ऑप्शन ए होता है, यू बाय यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सॉरी पोर्टफोलियो दैट ट्रैक्स द परफॉर्मेंस इन इंडेक्स। ईटीएफ्स को जाना जाता है मोस्टली गाइस इंडेक्स में, इंडेक्स को रेप्लिकेट करने के लिए उनके ही इंडेक्स में जितने भी स्टॉक्स होते हैं उसी चीजों को खरीदा जाता है और उसका एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है, और फिर वही ईटीएफ अगर आप खरीदते हो, ठीक है, तो आप एग्जैक्टली इंडेक्स जैसा परफॉर्मेंस या उससे थोड़ा बहुत आसपास का परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा। तो वन ऑफ ऐसे बहुत सारे ईटीएफ है वैसे तो अगर मैं एक ईटीएफ आपको बताऊं तो यूटीआई नहीं, निफ्टी 20 करके एक ईटीएफ है। अगर आप सर्च मारेंगे अपने डीमैट अकाउंट में तो आपको मिल जाएगा, जो इंडेक्स निफ्टी 50 को रेप्लिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द रिकमेंडेड एक्शन फॉर इन्वेस्टर्स बिफोर इन्वेस्टिंग? एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या एक्शन लेना चाहिए, ठीक है? तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है रीड एंड अंडरस्टैंड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, ठीक है। किसी और के बिहाफ पे इन्वेस्ट करना, ब्लाइंडली हायर रिटर्न के लिए देख के उसमें इन्वेस्ट कर देना, या प्रीवियसली क्या रिटर्न्स मिले हैं उसके देख के आज इन्वेस्ट कर देना सोच के कि फ्यूचर में भी ऐसे रिटर्न्स मिलेंगे, ये सही चीज नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कि आप उनका जो डॉक्यूमेंट्स होता है, स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, उसको प्रॉपरली रीड करें, उनको अंडरस्टैंड करें, आपको समझ में आए कि रिस्क क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस म्यूचुअल फंड का, या ठीक है, और उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द प्रोवर्ब दैट एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। तो एक बात बोली गई थी बाय अ वेरी रेनाउंड इन्वेस्टर, ठीक है, और उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर एक बात बोली थी, ठीक है। तो इन चारों में से वो कौन सी बात है, ये हमें पता लगाना है। तो अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड, ठीक है। ये एक प्रोवर्ब है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ये इशारा नहीं करता है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, आप अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करो, सो दैट आपका है ना, एक अगर आप एक ही जगह इन्वेस्ट कर दोगे उसका लॉस हो गया तो पूरा डूब जाएगा, लेकिन अगर आप अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो और एक अगर प्रॉब्लम में भी आता है तो बाकी चीजें रिकवर कर सकती है आपके लॉसेस को, राइट? दैट इज द रीजन उसको डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है। तो सेकंड ऑप्शन है, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी, पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट एंड वॉच द बास्केट केयरफुली। अगर आप सारे अंडे एक ही बास्केट में रख दोगे और आपके बास्केट में कोई भी चोट लग जाती है रास्ते में चलते वक्त या कुछ गिर जाता है तो एक ही साथ वो सारे अंडे टूट जाएंगे, तो ये भी सही नहीं है, राइट? तो लास्ट ऑप्शन देखते हैं, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ऑब्वियसली ये वाला करेक्ट आंसर है, ये सर वॉरेन बफेट ने बोला है, ठीक है। इन्होंने बोला था एक एग्जांपल के थ्रू कि अगर आप चार अलग अलग पांच अलग अलग बास्केट में थोड़े थोड़े अंडे रखते हैं और एक अगर बास्केट को कुछ हो भी जाता है तो बाकी चार अंडे चार बास्केट में जो अंडे हैं वो सेफ रहेंगे। वैसे ही अगर आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हो थोड़ा, आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी जाते हो, डेट फंड्स में भी जाते हो, ठीक है, एफडी में भी इन्वेस्ट करते हो, तो क्या होगा, आपका पैसा हमेशा डाइवर्सिफाई रहेगा, इधर अलग अलग असेट क्लासेस में। एक असेट क्लास प्रॉब्लम में भी आता है तो अगला असेट क्लास आपको बचा सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, what does a call option give the buyer the right to do? Option A, buy the underlying security. Option B, sell the underlying security. Option C, change the contract terms. Option D, none of the above. ओके गाइस, तो ये कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ऐसे वर्ड्स है ना, आप स्टॉक मार्केट में काफी सुने रहोगे, और अगर आप नहीं सुने हो तो मैं आपको बता दूं, अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जब आप ट्रेड करते हो तब आप कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन ये वर्ड्स बहुत ज्यादा सुनोगे ट्रेडर्स के मुंह से, ठीक है। सो यहाँ पर कॉल ऑप्शन का मतलब होता है बाय द अंडरलाइंग सिक्योरिटी एट अ स्पेसिफाइड प्राइस एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और यहाँ पर पुट ऑप्शन का मतलब होता है सेल द अंडरलाइंग सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये याद रखिए, अगर कोई भी इन दोनों में से क्वेश्चन पूछ ले तो आपको मालूम होना चाहिए, कॉल मतलब बाय, पुट मतलब सेल। क्वेश्चन नंबर 34, द वर्ड पिन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इज एसोसिएटेड विद डैश। ऑप्शन ए एटीएम, ऑप्शन बी पे इन स्लिप, ऑप्शन सी डिमांड ड्राफ्ट, ऑप्शन डी चेक। आई होप पिन नंबर तो आपको सबको मालूम होगा कि इनमें से किसके लिए एप्लीकेबल होता है। एग्जैक्टली, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एटीएम। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट मैकेनिज्म कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर बोरोइंग? इनमें से कौन सा पेमेंट का मैकेनिज्म है जिससे हम उधार भी ले सकते हैं? ऑप्शन ए डेबिट कार्ड, ऑप्शन बी प्रीपेड कार्ड, ऑप्शन सी क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन डी एटीएम कार्ड। तो क्या हम डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड या प्रीपेड कार्ड से ले सकते हैं उधार? ऑब्वियसली नो। हम सिर्फ क्रेडिट कार्ड पे उधारी लेते हैं बैंक से, एंड बाद में 55 डेज के अंदर या 45 डेज के अंदर जो भी बैंक का वो है टाइम पीरियड, उसके बाद हम उसको भर देते हैं, लाइक जो भी हमने उधार लिया है, क्रेडिट कार्ड यूज किया है, उसको हम उतना अमाउंट भर देते हैं। गैस मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने हमारी वीडियोस को इतना सारा प्यार दिया है अब तक चैनल पे। लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि जितने भी लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं उसमें से सिर्फ 28.8% लोग ही हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, ये यूट्यूब एनालिटिक्स का डेटा है।
एंड 71.3% लोग हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं अगर वो हमारे वीडियोस को देख भी रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि अगर आप हमारे चैनल के वीडियोस को देख रहे हैं एंड आपको वो सही लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हम और भी वीडियोस पुश कर सकें और वीडियोस अच्छे अच्छे आपके लिए ला सकते हैं, फाइनेंस के टर्म्स को आपको ईजी वे से समझा सकें, क्योंकि जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होगा उतनी वीडियोस की रीच बढ़ेगी एंड उससे क्या होगा, हमें भी फायदा होगा और हम आपको और बेहतर तरीके से अच्छे लाइक प्रेजेंटेशन के साथ, अच्छे एनिमेशंस के साथ वीडियो प्रोवाइड कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36, द कॉन्ट्रैक्ट नोट इज सेंट बाय द ब्रोकर टू द डैश। ओके, कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है मैं बता देता हूँ। जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो या कोई स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हो अपने ब्रोकर अकाउंट के थ्रू, अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू, तो क्या होता है कि एक ना समझ लीजिए स्लिप रिसीट मिलता है आपको, ठीक है, कि आपने कितना शेयर्स खरीदा, ठीक है, कितना शेयर्स बेचा, कितने भाव पे बेचा, कितना रुपया आपका गया, कितना चार्जेस आपको लगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नोट में दिखता है, ठीक है। तो क्या वो सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स को भेजा जाता है बाय द ब्रोकर, या सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या स्टॉक एक्सचेंजेस? नहीं, ऑल द क्लाइंट्स हु हैव ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज, उन सबको कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजा जाता है, ऑन एवरी डे बेसिस पे भेजा जाता है। अगर आप ट्रेड लेते हो, अगर नहीं लेते हो तो उस दिन कुछ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अगर आप ट्रेड लेते हो, चाहे वो बाय हो या सेल हो, आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलेगा बाय एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट? आप जब समझो बैंक में पैसे डालते हो और आपको बोला गया है 7% आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन जब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, जैसे अभी 100 रुपए पे 7% इंटरेस्ट हो गया 7 रुपया, तो 107 रुपए पे अब हो गया आपके बैंक में 107 रुपए एक साल बाद। अब उस पे जब 107 रुपए पे जब इंटरेस्ट मिलेगा, तो अब आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिला ना, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये याद रखिएगा। और स्टॉक मार्केट के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स में, तो वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की वजह से आपका पैसा बढ़ता है और वो वेल्थ क्रिएशन बनता है, बड़ा सा आप चंक बनाते हो, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, प्रॉपरली इन्वेस्ट करो, ज्यादा भी पैसा मत डालो, बट थोड़ा सोच समझ के करो, ऐसे चीजें। Question number 38. How are unit holders identified in consolidated account statement cash? ठीक है, अब इनमें से कौन से चीज की वजह से यूनिट होल्डर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है सीएएस के अंदर, ठीक है। ऑप्शन ए बाय फोन नंबर, ऑप्शन बी बाय पैन, ऑप्शन सी बाय ईमेल एड्रेस, ऑप्शन डी बाय सोशल सिक्योरिटी नंबर। सो याद रखिएगा गाइज, आपका पैन नंबर है ना, आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी से आपके यूनिट होल्डर्स को कैश के अंदर आइडेंटिफाई किया जा सकता है पैन नंबर के थ्रू, ठीक है। Question number 39. The main benefit of budgeting exercise is dash. Option A, it helps reduce tax. Option B, it helps increase income. Option C, it helps prioritize spending needs. Option D, it helps choose better investments. तो बजटिंग का मतलब क्या होता है कि आप कितना इनकम कमा रहे हो, आपके एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ होने वाले हैं, उसको बजटिंग करना बोलते हैं, राइट। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, अगर आप बजटिंग प्रॉपरली करते हैं तो आपको पता रहेगा कि मेरे पास इतना इनकम आता है, मेरे इतने खर्चे हैं, तो इससे आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि आप ना कहाँ सही जगह पे पहले स्पेंड करना चाहिए आपको। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे लाइट बिल, खाना पीना, खाना, राइट, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आईफोन खरीदना आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं होगा, राइट, सबसे पहले आपके बेसिक नीड्स होंगे, तो उसको आप पहले प्रायोरिटाइज करो, उसके बाद अगर पैसा बचता है तो आप आईफोन खरीद लो जाके, राइट। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बजटिंग करने से ना आपका टैक्स कम होता है, ना आपका इनकम इंक्रीज हो जाएगा, या फिर आप बेटर इन्वेस्टमेंट चूज कर पाओगे, ठीक है। स्पेंडिंग नीड्स को ही आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो उससे, इन्वेस्टमेंट तो आप तभी बेटर चूज कर पाओगे जब आप उस चीज के बारे में पढ़ोगे, उसके बारे में जानोगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 40, विच डॉक्यूमेंट वुड यू प्रिफर इन ऑर्डर टू check the balance in your bank account? Option A, bank checkbook. Option B, bank fixed deposit certificate. Option C, bank passbook. Option D, bank pay-in slip. तो गाइज, अगर आपको अपने बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है वो चेक करना है, तो कौन सा डॉक्यूमेंट आप रिफर करोगे? ऑब्वियसली ऑप्शन सी, बैंक का पासबुक आप रिफर करोगे, करेक्ट। अब तो चलिए ऑनलाइन हो गया, ऐप के थ्रू और वेबसाइट के थ्रू, नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप देख लेते हो, बट अगर समझो ये सब नहीं होता तो आप क्या करते, बैंक पासबुक जाके अपडेट करवाते हो, फिर आपको पता चलता है आपके अकाउंट में कितने रुपए हैं। क्वेश्चन नंबर 41, पेंशन स्कीम्स आर मेंट फॉर डैश। देखिए, पेंशन का मतलब अगर आपको समझ में आता है, ये रिटायरमेंट के बाद वाला प्रोडक्ट है, राइट। कि जब आप रिटायर हो जाते हो, आपका बॉडी उतना सपोर्ट नहीं करता है कि आप जाके जॉब पे काम कर सको या आप कोई भी चीज मतलब कर सको, तब आपको ना, तभी भी आपको खाने पीने की तो जरूरत पड़ती है, मे बी दवाइयाँ भी शुरू हो जाती है आजकल तो लोगों को, बूढ़े होते वक्त, क्योंकि आज हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है, राइट। आपके रेगुलर एक्सपेंसेस जो होते हैं वो सब चीज के लिए पैसे चाहिए रहते हैं, राइट। तो उस टाइम पे जो पेंशन स्कीम होता है उससे आपको क्या होता है, आपको वो पैसे से आप अपना डे टू डे लाइफ आप चला पाते हो, राइट। तो क्या इन चारों में से वो कौन सी चीज के लिए है?
तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर, क्योंकि अक्यूमुलेटेड सेविंग्स टू मीट पोस्ट रिटायरमेंट एक्सपेंसेस। आप एक सेविंग्स बनाते हो, उसको इन्वेस्ट करते हो सही जगह पे, ताकि 60 साल के बाद जब आप रिटायर हो जाओ, ऐसा नहीं है गाइस कि 60 साल के बाद ही लोग रिटायर होते हैं, कोई 50 के बाद भी रिटायर होकर काम धंधा नहीं करना चाहता तो इट्स फाइन, ठीक है, उनके लिए वो रिटायरमेंट हो जाता है उसके बाद। तो लेकिन उस टाइम पे पैसे जो चाहिए वो ऑप्शन डी वाला आंसर सूटेबल है उसके लिए। शॉर्ट टर्म सेविंग्स शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट के लिए तो कुछ काम नहीं आने वाला, राइट। और जरूरी नहीं है कि अगर आप 10 साल के लिए कोई चीज में इन्वेस्ट करके रख रहे हो और 10 साल बाद ही आप रिटायर कर जाओ, राइट, वो पैसे लेके आप हो सकता है आप रिटायरमेंट बाद में लेना चाहते हो और वो 10 साल बाद पैसा निकाल के कोई फायदा नहीं हो, ठीक है। और पेंशन स्कीम्स का लोन से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है, कि आप लोन ले पाओगे पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लोन्स जनरली हैज द लॉन्गेस्ट टर्म। ओके, सो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से एक लोन है जिनका सबसे ज्यादा टाइम पीरियड रहता है चलने का, कि आप इतने साल तक उसको भरते रहोगे, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड लोन, देखिए क्रेडिट कार्ड का में जब आप लोन लेते हो तो वो 45 डेज या 55 डेज का टाइम पीरियड आपको मिलता है और फिर आप उसके बाद उसको चुका देते हो, तो सबसे शॉर्ट यही होता है मेरे ख्याल से, राइट। उसके बाद आता है पर्सनल लोन, पर्सनल लोन और कार लोन, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप कितने सालों के लिए ले रहे हो, राइट। पर्सनल लोन का भी एक टाइम पीरियड होता है, कार लोन का भी एक टाइम पीरियड रहता है, उसमें चुका देते हो। लेकिन हाउसिंग लोन जो होता है, होम लोन जो होता है, ये आप बहुत बड़ा अमाउंट लेते हो, करेक्ट, इसी वजह से उसको आप 15 20 25 30 साल के लिए डिवाइड करते हो, एंड फिर उसके हिसाब से आप क्या करते हो, ईएमआई पे करते हो अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट जो बैंक आपको चार्ज कर रही है आपके होम लोन पे। तो आपने सुना होगा लोगों के मुंह से कि यार मुझे ईएमआई भरना है होम लोन का, 20 साल 25 साल तक वो चलेगा, क्योंकि आप करोड़ में लैक्स में आप लोन ले रहे हो, राइट। क्रेडिट कार्ड पर्सनल लोन ये सब के लिए उतना लैक्स में आप लोन नहीं लेते हो, करेक्ट। सो योर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, ईएमआई हैज टू कंपोनेंट्स, व्हिच आर दीज। ईएमआई का फुल फॉर्म है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ये याद रखिएगा, मे बी एग्जाम में आपको पूछा जा सके, ठीक है, कि फुल फॉर्म क्या है ईएमआई का। अब चार ऑप्शन दिया गया है, इंस्टॉलमेंट एंड लोन, ऑप्शन बी इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट, ऑप्शन सी प्रिंसिपल पेमेंट रीपेमेंट एंड इंटरेस्ट, ऑप्शन डी लोन एंड प्रिंसिपल। ओके, सो गाइस फॉर एग्जांपल अगर आप एक होम घर खरीदना चाहते हो, फ्लैट खरीदना चाहते हो, राइट, तो आपको है ना कम से कम 50 लाख रुपए का लोन चाहिए, ठीक है। आपको बैंक 50 लाख रुपए का लोन देती है एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 9% फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभी जो चल रहा है उसके आसपास मैं बता रहा हूँ 9%। तो 50 लाख रुपीज ये आपका हो गया प्रिंसिपल अमाउंट जो आपको देना ही देना है बैंक को वापस, एंड इंटरेस्ट जो 9% उस 50 लैक्स पे लगेगा वो, ठीक है। अब आपने वो 20 साल के ले लिया है, तो डोंट यू थिंक 50 लाख रुपए प्लस जो इंटरेस्ट लगने वाला है वो पूरा ऐड होके उसको डिवाइड किया जाएगा 20 ईयर्स में इनटू मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, आप उसको आप भरोगे। इसी वजह से कहा जाता है ईएमआई होता है प्रिंसिपल रीपेमेंट करने का और इंटरेस्ट ये साथ में मिलाकर जो आपका अमाउंट बनता है हर महीने वो आप भरते रहते हो, ताकि एक टाइम आएगा 10 20 साल 15 साल बाद जितने टाइम का आपने लोन लिया है कि आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल रीपेमेंट आप बैंक को कर दोगे, एंड तब जाके आपको आपके घर के जो ओरिजिनल पेपर्स है वो आपको बाई बैंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि ये घर आपसे आपका हो गया और आपका ये पेपर है। नाम आपका ही रहता है घर पे हमेशा, लेकिन वो बैंक के पास वो पेपर ओरिजिनल पेपर्स गिरवी रहते हैं जब तक आप वो ये प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट नहीं पे करते हो पूरा का पूरा जितना भी टर्म पीरियड के लिए है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रिंसिपल रीपेमेंट एंड इंटरेस्ट। तो गाइज मैं थोड़ा फास्ट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए। मोस्ट ऑफ द जगह जहां मुझे लगता है कि आपको एक्सप्लेन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां मैं थोड़ा ज्यादा टाइम लगा के एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 3 4 मिनट भी ले रहा हूँ एक एक क्वेश्चन पे, 5 5 मिनट भी ले रहा हूँ। लेकिन जो मुझे लगता है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वहां मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। लेकिन अगर किसी को मेरा स्पीड बहुत ज्यादा लगे तो आप 0.75x पे आप मेरा वीडियो चला सकते हैं, ठीक है, सो दैट आपको थोड़ा एक नॉर्मल स्पीड में आपको मेरी बातें समझ में आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 44, विच इज द रिस्कीएस्ट इन्वेस्टमेंट अमॉन्ग दीज, इन चारों में से आपको सबसे रिस्कीएस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा लगता है। तो सबको मालूम है कि स्टॉक मार्केट सबसे रिस्कीएस्ट इन्वेस्टमेंट होता है, सो ऑप्शन डी इज स्टॉक्स, क्योंकि पब्लिक प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट के पास खुलता है, 7.1% का इंटरेस्ट आपको फिक्स्ड मिलेगा, 15 ईयर्स के लिए लॉक इन होता है। बैंक डिपॉजिट आप चाहे सेविंग्स अकाउंट करो या फिक्स डिपॉजिट करो वो भी सेफ ही होता है एज कम्पेयर टू स्टॉक्स, राइट। रिस्क होता है बट एज कम्पेयर टू स्टॉक्स तो बहुत ही कम रिस्की होता है, क्योंकि अब तो 5 लाख का DIGCA इंश्योरेंस भी मिलने लगा है बाय आरबीआई कि अगर आप 5 लाख तक का आपका एफडी आप कराते हो किसी बैंक में और वो बैंक डूब जाती है तो आपको 5 लाख रुपए विद इन 90 डेज वापस मिल जाएगा। 5 लाख तक का ही, यहाँ 6 लाख इन्वेस्ट किया तो भी 5 ही मिलेगा, याद रखना। ऑप्शन ए पोस्ट ए ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, ये पोस्ट ऑफिस फिर से अगर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यहाँ आ जाता है एंड आपका पैसा नहीं डूबेगा, तो इन चीजों में सबसे रिस्की स्टॉक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू।
ऑप्शन ए, ऑल इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस अपॉन अकरिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स। ऑप्शन बी, सम इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रोवाइड टैक्स बेनिफिट। ओके, तो गाइज ऐसे टाइप के क्वेश्चन है ना NISM 5 ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ट्रू फॉल्स टाइप के स्टेटमेंट, जिसमें ना ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स है ना कंफ्यूज हो जाते हैं और रॉन्ग आंसर देके आ जाते हैं। आपको है ना हमेशा दोनों क्वेश्चन, ये तीनों ऑप्शन जो दिए रहेंगे उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है एंड चूज करना है। अब इसमें क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है। अब एक भी ट्रू हो सकता है, दोनों भी ट्रू हो सकता है, या एक भी ट्रू नहीं हो सकता है, राइट, ऐसा भी हो सकता है। तो आप पहले पढ़िए, ऑल इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस अपॉन अकरिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स। अगर इसको मैं ध्यान से समझूं तो हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं क्या करने के लिए, कि कल जाके कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो हमें पैसे वापस मिल जाए। अगर कार लिया है और कार का इंश्योरेंस कराया तो कार में अगर एक्सीडेंट हो जाए तो हमें वो एक्सीडेंट का मतलब वो जो कार को जो डैमेज हुआ है उसका पैसा हमें ना भरना पड़े, उल्टा इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा दे जो भी खर्चा हो रहा है उसका, राइट। तो इससे हमारा फाइनेंशियल लॉस बच रहा है इन दोनों भी सिनेरियो में। ठीक है, अगर आप बीमार हो जाते हो, ठीक है, और आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, 5-6 लाख रुपए का आपका खर्चा आ गया, ठीक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको वो पैसा पे करेगी, राइट, क्योंकि आपने प्रीमियम भरा था, इसीलिए आपने साइन अप किया था, राइट, इंश्योरेंस इसीलिए लिया था ताकि कल जाके आपको बड़ा बड़ा फाइनेंशियल लॉस ना हो। तो ये वाला तो ऑप्शन ट्रू हो गया। अब सेकंड आता है, सम इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रोवाइड टैक्स बेनिफिट। अगर आप ध्यान से देखो, कुछ कुछ इंश्योरेंस ये होते हैं, अगर इंश्योरेंसेस होते हैं जो आप अगर उसका प्रीमियम भरते हो तो प्रीमियम जितना अमाउंट आप भरते हो उस साल, उसको आपको रिडक्शन लेने में काम आता है, डिडक्शन लेने में काम आता है। व्हेन यू आर फाइलिंग योर ITR, इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करते हो तो अंडर सेक्शन आई थिंक 80D, आई थिंक, राइट, अगर मैं राइट हूँ तो उसमें आप हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह का ये ले सकते हो, डिडक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू, यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अभी बहुत लोग होते हैं इसमें से कोई एक चूज करके आ जाते हैं कि ऑप्शन ए इज ट्रू, कोई तो दोनों भी फॉल्स करके आ जाता। तो आपको ध्यान रखना है कि आपने क्या पढ़ाई की है, उसको प्रॉपरली सोचना है एंड उसके बेसिस पे आपको आंसर देना है। मैं अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको चाहिए कि मैं इन दोनों भी ये जो सेबी इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जाम है उसके दोनों भी मॉड्यूल, जो भी दोनों भी बुकलेट हैं, उसके वीडियोज में बनाऊं दो अलग अलग वीडियो में, तो आप मुझे 1000 कमेंट करके बता दीजिए और 5000 लाइक कीजिए इस वीडियो पे। ठीक है, सो दैट मैं दोनों भी वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द ले आ सकूं। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ऑप्शन ए, टू बिल्ड वेल्थ फॉर फ्यूचर। ऑप्शन बी, टू रिड्यूस एक्सपेंसेस। ऑप्शन सी, टू इंक्रीज इनकम फ्रॉम सैलरी। ऑप्शन डी, टू ट्रांजैक्ट इन सिक्योरिटीज मार्केट। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना गाइस, तो आपका एक गोल होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसके पीछे आप कोई भी काम करते हो उसके पीछे आपका कोई ना कोई मतलब होता है, ऐसे ही थोड़ी करता है कोई भी काम कुछ, राइट। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपको उससे भी एक मतलब क्या होता है कि आपको शांति चाहिए, आपको दुनियादारी से 2 मिनट के लिए अलग होना है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है। वैसे ही आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका उसके पीछे एक गोल होता है। इस सिनेरियो में आपका सबसे पहला गोल क्या होगा कि आपको है ना फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आपको है ना अच्छा खासा पैसा बनाना है इन्वेस्टमेंट करके। तो टू बिल्ड वेल्थ फॉर द फ्यूचर इज द करेक्ट आंसर ये, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करके ना आपकी सैलरी बढ़ेगी, ना आपके खर्चे कम हो जाएंगे, या और ट्रांजैक्शन सिक्योरिटीज मार्केट में तो ये तो इररिलेवेंट ऑप्शन ही हो गया। इन्वेस्टमेंट हम इसलिए थोड़ी करते हैं कि हमको दिखाना है कि हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, राइट। Question number 47. Mr. Risky has saved rupees 25,000 from his part-time job. His plan is to start his new business next year and needs all the saved money. Which of the following is the safest place for him to invest? Option A, corporate bonds. Option B, logged in safe at home. Option C, share market. Option D, a bank fixed deposit. Okay, तो जो मिस्टर रिस्की है, उनका नाम बड़ा फनी है, रिस्की। इन्होंने 25,000 रुपए इन्होंने अपने पार्ट टाइम जॉब से कमाया है। ठीक है, इनको ना 1 साल के बाद इनको ना अपना बिजनेस स्टार्ट करना है जहां पर इनको पूरा का पूरा 25,000 रुपए लगेगा। लेकिन इनके पास एक साल के लिए भी टाइम है, तो इनको ये 25,000 रुपए कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर ये बैंक की फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं, शेयर मार्केट में डालते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड में डालते हैं, या घर पे एक सेफ में लॉक करके रखते हैं, इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। समझिए शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट ऐसा चीज है ना कि जरूरी नहीं है कि 1 साल बाद मार्केट का क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। इस वजह से शेयर मार्केट में डालना 25,000 रुपए बिजनेस का अमाउंट, वो सबसे रिस्की होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, होम, घर में एक सेफ में रख सकते हो पैसे, ऐसा कोई इशू नहीं है रखने में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप उस 25,000 रुपए का वैल्यू डिक्रीज कर रहे हो, उसको आप कहीं इन्वेस्ट नहीं करके, उस पर ना आपको कोई इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी इंटरेस्ट तो आपको मिलता है,
बट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होता है बड़ी बड़ी कंपनीज का, जब आप बॉन्ड खरीदते हो उस पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है, बट उसमें लिक्विडिटी रिस्क आ सकती है अगर कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया आपको पे करने से, राइट। तो सबसे सेफ ऑप्शन यहाँ होता है बैंक फिक्स डिपॉजिट का, कि आपको एक साल के अंदर ही चाहिए वो पैसा या एक साल के बाद ही चाहिए, तो आप एक साल का एफडी कर दो, एक साल के बाद उसको विड्रॉ कर लो, और फिर उसके बाद और उस पर 6 से 8% का आपको इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। अभी फिलहाल 8 to 9% इंटरेस्ट चल रहा है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में। अच्छे बैंक्स में भी कुछ 7% के इंटरेस्ट, 6.25% के इंटरेस्ट चल ही रहा है। वर्स्ट के सिनेरियोज में भी 5-6% का इंटरेस्ट आपको मिल ही जाएगा एफडी में। सो गाइज, आप समझ पा रहे हो हम कैसे इसको एनालाइज कर पा रहे हैं ये सारे ऑप्शंस को। आप अगर म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानते हो, आप उसके रिस्क को जानते हो, आप फाइनेंशियल नॉलेज बेसिक जब लेते हो ना, तो आप ये सारे डिसीजंस अपने लाइफ में भी, नॉर्मल डिसीजंस भी बेटर कर पाते हो। गॉट इट। ऐसे ही नहीं हम आपको बोलते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी का बेसिक नॉलेज तो लेके रखो। लोग क्या सोचते हैं, अरे यार मैं इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा हूँ तो मैं क्यों फाइनेंशियल लिटरेसी थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज लूं। ये रीजन है उसके पीछे। जहां पर आपको लगेगा नहीं कि आपको फाइनेंशियल लिटरेसी का जरूरत है, वहां भी आपको जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट आर द फ्यू थिंग्स दैट नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल चूजिंग फिक्स्ड डिपॉजिट। जब आप फिक्स्ड डिपॉजिट बुक करने जाते हो तो उस टाइम पे आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है, उसको बुक करने से पहले। तो सबसे पहला होता है इन्वेस्टमेंट पीरियड। ऑब्वियसली आपको जानना जरूरी है कि आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट करने वाले हो। ऑप्शन बी इंटरेस्ट रेट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम देखते हैं उसको, राइट, अलग अलग बैंक्स का कंपेयर करके कि इंटरेस्ट रेट किस में अच्छा है, कितने साल के लिए या कितने टाइम के लिए। और इंटरेस्ट पे आउट फ्रीक्वेंसी, इंटरेस्ट पे आउट फ्रीक्वेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर आपको आपका बैंक क्वार्टरली इंटरेस्ट पे कर रहा है ना गाइस, तो क्या होता है कि वो फिर उस पर कंपाउंडिंग भी होती है। ठीक है, आपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया एफडी में, और क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, समझो 6% का इंटरेस्ट आपको साल का बोला गया है, तो आपको क्वार्टरली जब इंटरेस्ट मिलता है तो वो 5,000 प्लस जो क्वार्टर में इंटरेस्ट मिला उसको मिला के उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, फिर उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। इसके वजह से फिक्स डिपॉजिट का वैल्यू बढ़ता है गाइस। ये याद रखिएगा, ये बहुत लोगों को नहीं मालूम होता है। अगर कहीं हाफ ईयरली है और कोई बैंक में क्वार्टरली है तो क्वार्टरली वाला चूज कीजिएगा, हाफ ईयरली वाला इंटरेस्ट पे आउट फ्रीक्वेंसी कभी मत चूज कीजिएगा एफडी। ठीक है, तो डोंट यू थिंक तीनों भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट कंसेप्ट इन इन्वेस्टिंग डज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सिप हेल्प विद। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रिनाउंड टर्म है। एसआईपी सुनते रहोगे कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी चालू है, मेरी एसआईपी चालू है, राइट। जैसे होम लोन में बोलते हैं ना ईएमआई चालू है, वैसे इन्वेस्टमेंट की दुनिया में म्यूचुअल फंड में एसआईपी चालू है लोग बोलते हैं। अब ये सिप नाम क्यों पड़ा रहेगा जरा सोचिए। जैसे कि आपको समझो एग्जांपल के लिए चाय मिलता है, ठीक है, मॉर्निंग में चाय मिलता है या कॉफी मिलता है, तो आप क्या करते हो, छोटा छोटा सिप लेते हो ना, राइट। वैसे ही म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो डायरेक्ट लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो आप, लेकिन लोग प्रिफर करते हैं, लोग बोलते हैं कि अगर आपको मार्केट को टाइम करने नहीं आता है और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है ये सब करने का, आप जॉब वाले हो, तो आप है ना एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स डेट के लिए फिक्स कर दो, ताकि वो छोटे छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट होता रहे एंड फिर एक अच्छा आपका एवरेज बन सके। इसीलिए उसको बोलते हैं सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ओके, मैंने अब सिप को आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया, राइट। अब वो किस में आपको हेल्प करता है ये एसआईपी। ऑप्शन ए रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, ऑप्शन बी मार्केट वोलेटिलिटी प्रेडिक्शन, ऑप्शन सी रूपी कॉस्ट डिक्रीजिंग, ऑप्शन डी टाइमिंग द मार्केट परफेक्टली। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। क्योंकि देखिए मार्केट को टाइम तो कोई भी नहीं कर सकता कोई भी तरीके से। रूपी कॉस्ट डिक्रीजिंग, अगर आप इन्वेस्ट करो तो आपका पैसा डिक्रीज तो नहीं हो जाएगा उसका कॉस्ट, राइट। और मार्केट का वोलेटिलिटी प्रेडिक्शन भी किसी के बस की नहीं है, राइट। एक ही ऑप्शन बचता है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, समझिए। आज है ना निफ्टी 20,000 रुपए पे है, ठीक है, और आपने ना निफ्टी के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिया म्यूचुअल फंड के थ्रू, एसआईपी के थ्रू, हजार हजार रुपए का हर मंथ, ठीक है। अगर आपने समझिए यहाँ पर 1 लाख रुपए डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दिया होता और मार्केट अगले महीने डाउन हो जाता, 19,000 पे हो जाता, तो आपका तो नुकसान हो जाता। इसीलिए कहते हैं कि आप है ना उस 1 लाख रुपए को डिवाइड कर दो, ठीक है, 12 महीनों के लिए, एंड फिर उसको उस हिसाब से इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो समझिए अब आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया डिवाइड करके, ठीक है, 10-10 हजार रुपए, चलो एक एग्जांपल के लिए आप हर महीने इन्वेस्ट करे हो, तो आज 20,000 रुपए पे 10,000 इन्वेस्ट हुआ। अगले महीने अगर मार्केट 19,000 हो जाती है तो 10,000 19,000 पे इन्वेस्ट होगा। फिर कल जाके मार्केट एकदम तेजी से भाग के 21,000 चली जाती है तो फिर 10,000 21,000 पे होगा। तो इससे होगा कि इन सबका एवरेज क्या होगा, आपका अमाउंट नीचे आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, और जो रिटर्न्स बनेंगे वो अच्छे बनेंगे, राइट। तो टाइम, मार्केट को टाइम करने की जरूरत ही नहीं है, मार्केट अपने हिसाब से अपने आप को जब वो टाइम कर रहा है तो आपका उसी हिसाब से हर महीने के किसी फिक्स डेट पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसीलिए बोलते हैं उसको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस इज नेसेसरी बाय लॉ। ऑप्शन ए थर्ड पार्टी लाइबिलिटी अंडर मोटर इंश्योरेंस, ऑप्शन बी टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन सी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, ऑप्शन डी मेडिक्लेम। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए थर्ड पार्टी लाइबिलिटी अंडर मोटर इंश्योरेंस। ये वाली इंश्योरेंस जो है वो नेसेसरी है, कंपलसरी है बाय लॉ। टर्म लाइफ इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं होता है लेना,
प्रॉपर्टी इंश्योरेंस और मेडिक्लेम जो कि हेल्थ इंश्योरेंस होता है, इन सबको भी कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो लें, आप चाहे तो ना लें, ठीक है। लेकिन बेटर होता है लेना, ठीक है। लेकिन चलो आपको जरूरी नहीं है तो आप मत लीजिए, लेकिन ये जो पहला वाला है वो नेसेसरी है लॉ से, तो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं गाइस, तो आपने बहुत ही सीरियसली इस वीडियो को देखा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई होप आपने ये जो 50 क्वेश्चंस देखे हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप आंसर कर पाए रहोगे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक था, ठीक है। अगर आप नहीं आंसर कर पाए हो तो आप NISM 5A का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी क्लियर डायरेक्टली मिल जाएगा आपको, वो देख लीजिए, ताकि वो देखने के बाद आपको इजीली ये 50 क्वेश्चंस के आंसर क्या, और एग्जाम में भी जाने के बाद जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसके आंसर्स भी आप दे पाओगे, ठीक है। एक रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से, प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंच पाए। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको आप देखना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना। एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आगे जो वीडियोस मैं डालूंगा इंपॉर्टेंट आपके लिए, वो आप देख पाए। बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। एंड गाइस प्लीज, आप नए वीडियोस आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे, तो उसके आइडियाज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि मैं उसके ऊपर रिसर्च करके एक वीडियो बना सकूं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फाइनेंस विद नोबिता आपका दिल से शुक्रिया करता है। जय हिंद।